चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण राज ने कब स्थापना की थी यहाँ? कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? आशापुरा माता चौहानों की। कौन से राजा ने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया? उसकी दो राजकुमारियां कौन कौन थी? उनकी शादी आबू के परमार राजा। उसका छोटा भाई कौन था? वो कहां चला गया? इसे जालोर क्यों कहते हैं? जाबालीपुर क्यों कहते हैं? ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण। कौन से पहाड़ पे किला था? इसलिए यहाँ के चौहान क्या कहलाए? संस्थापक कौन था? वो भी कौन से युद्ध में भाग ले चुका था? और सामंत सिंह कहाँ का राजा जिसको उसने हराया था? जालोर में किसको हराया उसने? कुंतपाल परमार। ये किस साल की बात है? 1181 के अंदर। किसको हराया था? कुंतपाल परमार। सुंधा पर्वत के अभिलेख में उसे क्या बताया गया? नैनसिरी ख्यात में उसे क्या बताया गया? महान राजा। समर सिंह ने क्या क्या बनवाया था यहाँ पर? परकोटा, शस्त्रागार और कोषागार। और उसकी राजकुमारी का नाम क्या था? गुजरात के चालुक्य राजा। मंडोर और नाडोल किसने और किससे छीने? उदय सिंह ने किससे? गुजरात के कौन से राजा को हराया था? किसको हराया था? लवण प्रसाद को हरा दिया था उसने। चाचक देव क्या उपाधि धारण करता है? कौन दो बंदे उस पर आक्रमण की हिम्मत ही नहीं कर पाए? नासिरुद्दीन महमूद और बलबन उस पर आक्रमण की हिम्मत। जलालुद्दीन खिलजी ने किसके टाइम आक्रमण किया? तो वह कहां तक पहुंच गया था, लेकिन किसकी सहायता से रोक दिया गया? कन्नड़ देव के टाइम किसने अटैक किए? कहां पे अटैक किए? क्योंकि वह अपने साम्राज्य का, क्योंकि जालोर दिल्ली से गुजरात और दक्षिण भारत के, क्योंकि उसकी सेना जब गुजरात के लिए जा रही थी तो जाने का रास्ता, क्योंकि उसकी सेना जब गुजरात से आ रही थी तो कन्नड़ देव के सेनापति उसे सोमनाथ मंदिर के टुकड़े छीन लिए। फरिश्ता कहता है कि 1305 में उनका एक सेनापति आक्रमण के लिए आया था, आइनुल मुल्क मुल्तान। वो कन्नड़ देव को समझा के कहां ले गया, लेकिन वहां उसने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को। और नैन्सी कहता है कि ये कारण नहीं था, युद्ध का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति। उसने 1308 में कहां अटैक किया? सिवाना में। किसके नेतृत्व में साकावा? किसने विश्वासघात किया? सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? और ये किसको सौंप दिया गया? उनका एक कौन सा सेनापति काम आया यहाँ पे? सिवाना को जालोर की, अच्छा रणथंभौर की चाबी। अलाउद्दीन इसका नाम बदल क्या किया? तुर्कों ने सांचौर का कौन सा मंदिर तोड़ा और विद्या के केंद्र को नष्ट किया? मालकाना के युद्ध के अंदर कौन किसको हरा देता है? कन्नड़ देव तुर्कों को। कौन सा सेनापति गिरफ्तार कर लिया गया? जालोर पर अटैक कब किया गया? इस बार किसने विश्वासघात किया? दिक्का दैया को कौन मार देता है? जालोर वाला साका कब किया गया? अलाउद्दीन ने कब्जा करके नाम बदल के। और यहाँ पर कौन सी मस्जिद बनवाई? अलाई मस्जिद। गौर क्या कहते हैं? फिरोजा किसकी बेटी थी? फिरोजा की दाई माँ कौन थी? बोलवेश। पद्म नाम की दो किताबें बताओ। कन्नड़ देव प्रबंध और वीरमदेव स्वर्णग्रारी वाद। सिरोही में कौन सा वंश था? चौहान वंश की कौन सी शाखा थी? संस्थापक कौन था उधर? लुम्बा कहाँ कब्जा करता है? आबू और चंद्रावती। किसको हरा के करता है? परमारों को। राजधानी क्या बनाता है? चंद्रावती को राजधानी बनाता है। उसके बाद शिवपुरी को राजधानी किसने बनाया? सिरोही की स्थापना कब की गई? 1425 में। किसने की? अच्छा, सुल्तान अकबर के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ता है? दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? उसमें अकबर के सेनापति कौन कौन थे? जगमाल किसका भाई है? और राय सिंह किसका बेटा है? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? दुर्साडा की बुक का नाम बताओ। रा सुल्तान रा कवित। मारवाड़ के अजीत सिंह को किसने शरण दी? कौन से गांव में दी? किसके खिलाफ दी? अंग्रेजों के शासन दी किसने की? शिव सिंह ने कब की? और सिरोही राजस्थान की, जिसने अंग्रेजों के साथ। बूंदी में कौन सा वंश था? चौहान वंश की कौन सी शाखा थी? उनका संस्थापक कौन था? देवा किसको और आगे कब्जा करता है? कोटा को जीत के बूंदी में कौन मिलाता है? कौन मिलाता है? बूंदी में किला कौन बनवाता है? किले का नाम क्या था? ये किला किस बात के लिए फेमस है? अकबर की अधीनता कौन स्वीकार करता है? कौन करता है? सुरजन। किस साल करता है? 1569। आमेर के कौन से बंदे ने मुख्य भूमिका निभाई? उस समय अकबर ने कौन से किले पे अटैक किया था? उसने द्वारिका में कौन सा मंदिर बनवाया? चंद्रशेखर की दो किताबें बताओ। सुरजन, चरित और हमीर हट। बुद्ध सिंह की किताब बताओ। नेह तरंग। बुद्ध सिंह के कौन से दो बेटों में विवाद था? दलेल सिंह गोद लिया था, वास्तविक बेटा था। उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? उमेद सिंह का सपोर्ट कौन कर रहे थे? बूंदी राजस्थान की पहली रियासत जिसकी आंतरिक राजनीति को। सवाई जय सिंह की बहन का नाम क्या था? वो किसकी रानी थी? उसने उमेद सिंह के पक्ष में किसको बुलाया था? मल्हार राव होलकर। सवाई जय सिंह की बेटी का नाम क्या था? इसकी शादी किससे की गई? बूंदी के कौन से राजा ने अंग्रेजों से संधि की? किसने की? विष्णु सिंह। कब की? 1818। कोटा में कौन सा वंश था? चौहान वंश की कौन सी शाखा थी? पहला राजा कौन बना? कौन से मुगल बादशाह ने बनाया? किस साल बनाया? कौन सी रियासत को तोड़ के बनाया? शाहजहां ने कौन सा घोड़ा दिया उसे? कौन से अभियान के बाद? उसके पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह और जहांगीर ने क्या क्या उपाधियां दी? रामराज और सर। अबलीमिनी का महल किसने बनवाया? मुकुंद सिंह कौन से युद्ध में काम आ गया था? वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी कौन था? उसने खुद का नाम बदल के, कोटा का नाम बदल के। और उसने कौन से राज्य पर आक्रमण किया? किसके कहने पे किया? बूंदी के कौन से राजा को हराया?
बूंदी का नाम बदल के फर्रुख शेर ने कौन सा किला गिफ्ट में दिया? उसने शेरगढ़ का नाम बदल के। 12 में किसका मंदिर बनवाया? अंग्रेजों के साथ संधि किसने की? किसने की? उमेद सिंह। किस साल की? फिर अंग्रेजों ने इनके साथ कौन सी संधि की? वो कब की? लिखो पूरक संधि की शर्तें, कंडीशंस ऑफ सप्लीमेंट्री ट्रीटी। पूरक संधि की शर्तें, कंडीशंस ऑफ सप्लीमेंट्री ट्रीटी, पूरक संधि की शर्तें। कल मैंने बताई थी थोड़ी सा जाते जाते बातें तो। किनका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था कोटा वालों का, जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? जितना नाम जालिम है उतना ही बंदा जालिम था। जालिम सिंह झाला। झाला गुजरात के राजपूत थे। कहां के राजपूत थे? बाद में नौकरी करने के लिए आगे थे मेवाड़। कहां पर आगे? और मेवाड़ से कुछ झालाबाद में आगे चले गए कोटा। और कोटा में एक झाला इतनी प्रगति करता है जालिम सिंह कि वो कोटा का क्या बन जाता है? दीवान। मतलब आज के टाइम का जो प्रधानमंत्री है ना, राजा के बाद जो प्रधानमंत्री हुआ करता उसको उस कोटा के अंदर क्या बोला करते थे? सब राज्यों में थोड़े थोड़े अलग नाम हो जाया करते। तो कोटा में जो प्रधानमंत्री होता है उसको क्या बोलते? दीवान। और उस टाइम इसकी खूब चला करती थी, बहुत सीनियर आदमी था। तो जब स्टोर संधि करने आया तो भी उसने किससे बातचीत की थी? जालिम सिंह झाला। इसलिए अंग्रेजों ने बाद में जालिम सिंह झाला को क्रेडिट देने की कोशिश की। कोटा वाली संधि में 2 लाइनें और जुड़वाई। एक लाइन तो यह थी कि जालिम सिंह झाला का परिवार ही हमेशा क्या रहेगा? कोटा का। और एक पावर भी हमेशा राजा के पास नहीं रहेगी। किसके पास रहेगी? बड़ी बात। 1 नंबर लगा के लिखो। जालिम सिंह झाला तथा उसके वंशज, जालिम सिंह झाला एंड हिज डिसेंडेंट्स, जालिम सिंह झाला तथा उसके वंशज, जालिम सिंह झाला एंड हिज डिसेंडेंट्स हमेशा कोटा के दीवान नियुक्त किए जाएंगे। हमेशा कोटा के दीवान नियुक्त किए जाएंगे। विल बी अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ कोटा। विल ऑलवेज बी अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ कोटा। लिख लो, हमेशा कोटा के दीवान नियुक्त किए जाएंगे। विल ऑलवेज बी अपॉइंटेड दीवान ऑफ कोटा एज दीवान ऑफ कोटा। हमेशा कोटा के दीवान नियुक्त किए जाएंगे। विल ऑलवेज बी अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ कोटा। दो दूसरी लाइन लिख लो। कोटा की सारी शक्तियां, ऑल पावर्स ऑफ कोटा, कोटा की सारी शक्तियां, ऑल पावर्स ऑफ कोटा दीवान को दी जाएगी। विल बी गिवन टू दीवान। दीवान को दी जाएगी। विल बी गिवन टू दीवान। तो कोटा में वंश तो कौन सा है? हाड़ा चौहान। कौन है? हाड़ा। कुल मिला के हाड़ा चौहान राजा रहेंगे लेकिन उनके पास पावर नहीं रहे। झाला हमेशा उनके दीवान रहेंगे और सारी पावर उनके पास में रहे। यहां पे अब लफड़ा इनके बीच में हो गया, हाड़ाओं के झालाओं के, इन चौहानों के झालाओं के बीच में लफड़ा हो। चौहानों को लगा यार राज्य हमारा, और नेतागिरी कौन कर रहे हैं यहाँ पे? झाला नेतागिरी कर रहे हैं। ये जब उमेद सिंह मरा तो उमेद सिंह के मरते अगला राजा बनता है यहाँ पे किशोर सिंह। कौन राजा बनता है? किशोर सिंह सेकंड यहाँ पे राजा बनता है। हेडिंग डालो देखिए, किशोर सिंह सेकंड। कौन बना राजा? नाम बताओ देखिए। किशोर सिंह सेकंड। और किशोर सिंह सेकंड ने राजा बनते ही जालिम सिंह झाला को दीवान के पद से हटा दिया। जालिम सिंह ने कहा यार संधि में लिखा हुआ कि मैं नहीं, मेरे बाद मेरे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते सारे हम ही रहेंगे दीवान, और तू हटा कैसे सकता? उसने हटा दिया। जो तेरे जी में वो कर लेना। तो जालिम सिंह भाग के अंग्रेजों के पास गया। उसने अंग्रेजों को जाकर भाई तुम्हारे जबान की कोई वैल्यू है कि नहीं है? अंग्रेजों ने कहा क्यों, क्या बात हुई? तो यार तुम कह के आए थे कि मैं हमेशा दीवान रहूंगा। तू नहीं भाई, तेरे बाद तेरी 10 पीढ़ियां कोटा की दीवान वही बनेगी। तुम्हारे अलावा, तुम्हारे परिवार के अलावा कोटा में दीवान कोई भी। उसने कहा पीढ़ियां छोड़ो, मुझे हटा दिया। किसने हटा दिया? तो अब किशोर सिंह। तो अंग्रेज आए जालिम सिंह का साथ देने के लिए। अब राजा के और दीवान के बीच में लड़ाई हो गई। किसके बीच में लड़ाई हो गई? इन हाड़ाओं के और झालाओं के बीच में लड़ाई होगी। झाले तो कहेगी नहीं हमारा है, हम दीवान रहेंगे। हाड़ा कहेगा राज्य हमारा है, तुम फालतू की नेतागिरी कर रहे हो यहाँ पे। तो कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है मांगरोल। कौन सी जगह? तो वहां पर युद्ध होता है। लिखो मांगरोल का युद्ध। सॉरी, कोटा क्या 12 में पड़ता है मांगरोल का युद्ध, बैटल ऑफ मांगरोल 1821 में। 12 जिले में आ गया भाई अब तो। तब कोटा वो स्टेट लगा करता था। राजा के और दीवान के बीच में लड़ाई। राजा तो कौन है? किशोर सिंह सेकंड। और दीवान कौन है? जालिम सिंह झाला। अंग्रेज किसका साथ दे रहे हैं? जालिम सिंह झाला। उनकी संधि है ना। बता दिया। जालिम सिंह जीता भाई, नाम जाली में जीतेगा। लिखो, इस युद्ध में जालिम सिंह झाला की जीत हुई। जालिम सिंह झाला वॉन दिस बैटल।
इस युद्ध में जालिम सिंह झाला की जीत हुई। जालिम सिंह झाला वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जालिम सिंह झाला की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया था। ब्रिटिश सपोर्टेड जालिम सिंह। अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया था। ब्रिटिश सपोर्टेड जालिम सिंह। अंग्रेजों की तरफ से पता है अफसर कौन आया था? कर्नल टोड। कौन था अफसर उनकी तरफ से? लिख लो, कॉस्टम लिख लो, कर्नल जेम्स टोड, ताकि याद रहे कि अंग्रेजों की तरफ से आया कौन सहायता करने के लिए। टोड ने कहा मैं खाली किताबें नहीं लिखता, बंदूक चलाने जानता हूं। नाम क्या कि कर्नल लगा हुआ है। किशोर सिंह सेकंड बेचारा भाग के आ जाता मेवाड़। कहां पे आता है? मेवाड़ में भीम सिंह जी राजा भाग करते। आगे मेवाड़ पढ़ेंगे तो हम वापस पढ़ेंगे। उन भीम सिंह जी के पास आ रहे, भीम सिंह जी को आका, भीम सिंह जी यार मुझे तो कोटा का राजा ही हटा दिया, भगा दिया मुझे वहां से। किसने? तो हमारे तो प्रधानमंत्री ने भगा दिया, जालिम सिंह झाला ने। और ये झाले आपके यहाँ मेवाड़ से गए थे हमारे तो कोटा, तो समझाओ यार इनको। तो भीम सिंह ने बाद में जालिम सिंह को मैसेज किया कि जालिम सिंह इतने जालिम भी मत बनो यार कि राजा को सीट से हटा दो। तो उसने कहा साहब मैं कब मना कर रहा हूं, राजा जी बैठो सीट पे, आराम से बैठो, मैं तो उनके सामने बैठूंगा भी नहीं, हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन पावर इनके पास नहीं होगी, पावर मेरे पास में रहेगी। बाद में समझौता करवाया मेवाड़ वालों ने और राजा को वापस भेजा। और राजा राज चुपचाप बैठा रहा, भाई फालतू पंचायती करनी क्यों है? पंचायती तो कौन करता रहेगा? जालिम सिंह। और राजा वाली सीट पे कौन बैठा रहेगा? किशोर सिंह। अगला राजा लिखो, राम सिंह सेकंड। कौन अगला राजा बताओ देखे? जालिम सिंह वैसे आदमी बहुत अच्छा था कि भाई भले ही उसके पास सारी पावर आ गई थी, पर वाकई वो कभी राजा के सामने कुर्सी पे बैठा ही नहीं। और राजा की रेस्पेक्ट पूरी क्या करता था भाई, उसके सामने खड़ा ही रहता था, पूरा दर्शाता वैसे था कि मैं आपका नौकर हूं, राजा आप हो, दीवान मैं हूं। भले डॉक्यूमेंट पे साइन खुद करे, सारी चलाई खुद की, और यूं पब्लिकली कभी राजा के खिलाफ कोई भी बात नहीं बोलता। जालिम सिंह के बाद में जालिम सिंह का बेटा दीवान बनता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसके वंशज ही दीवान रहेंगे। और जालिम सिंह का बेटा था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह दीवान में। अब माधो सिंह ने राजा की बात माननी बंद कर दी कि भाई जालिम सिंह क्या रूट लेवल से बड़ा हुआ था, एकदम वो जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठा था। वो समझता था यार किस चीज की वैल्यू क्या होती है। माधो सिंह ये सब तो जालिम सिंह के बेटे थे, तो इन्होंने तो हमेशा पावर ही देखी थी। पावर देखी तो इनको लगता है राजा कौन है, पावर अपने पास में। इसलिए माधो सिंह ने बाद में राजा के सामने कुर्सी लगा के बैठना शुरू किया। अब राजा के थोड़ी तनातनी होनी शुरू हुई। इतने में माधो सिंह भी मर गया। माधो सिंह के बाद में उसका बेटा दीवान बन गया, मदन सिंह। क्या नाम था? मदन सिंह ने तो अब यूं खुद को हाथी पे बिठा के निकालना, हाथी की सवारी राजा ही करता था, इसके अलावा बाकी कोई राज्य में हाथी की सवारी करने के अधिकार नहीं हुआ करते। मदन सिंह ने अपने दिल्ली हाथी पे जाएंगे, कोचिंग एक दिन भी बिना हाथी के जाना ही नहीं है आप। और दिल्ली इधर हाथी उती पे घूमता, राजा की बातें माननी बंद कर दी। राजा को कहने लग गया तुम्हारे पास है क्या, सारी पावर तो हमारे पास में, तुम फालतू की पंचायती करते हो बस यहाँ पे बैठ के। तो राजा कौन है उस टाइम कोटा का? इसने अंग्रेजों का कि यार ये क्या फंदा डाल दिया हमारे, तुम्हारी एक लाइन हमारे पूरे कोटा को बर्बाद कर गई। तुम्हारी एक लाइन की पावर हमेशा राजा के पास नहीं रहेगी, किसके पास में रहेगी? दीवान। इसे एक लाइन ने हमारे में तनातनी कर दी। अब समझ में नहीं आ रहा कि कोटा का राजा है कौन। राजा नाम का तो मैं हूं, चलती किसकी है? दीवान की। फिर मतलब क्या है? अब तो अंग्रेजों के भी समझ में आ गया कि यार गलत कर गए और ये नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से एक राज्य के अंदर दो शासक नहीं होने चाहिए। थाने में थानेदार एक ही होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। थाने में जब थानेदार दो हो जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। जालिम सिंह झाला जब यहाँ का दीवान था कोटा का, उस समय जालिम सिंह झाला ने आसपास में कई लड़ाइयां की थी और लड़ाइयां करके खूब सारे क्षेत्र जीत के कोटा में मिलाए थे। क्षेत्र जीत किसमें मिलाए थे? वे क्षेत्र जो जालिम सिंह झाला ने जीत के कोटा के अंदर मिलाए थे, उनको अलग करके एक नया राज्य बना दो, झालावाड़। क्या बना दो? झालाओं ने जीते थे, झालाओं ने जीते तो उन इलाकों को क्या कर दिया जाए? झालावाड़। तो कोटा से तोड़ के एक रियासत और बना दी जाए, झालावाड़, और झालावाड़ का राजा झाला ही होगा। और ये जालिम सिंह झालावाड़ा पोता जो इधर का दीवान है, इसको वहां का राजा बना दो। तो बाद में झाले अलग और ये हाड़ा चौहान अलग। तो अंग्रेजों ने एक रियासत का विभाजन कर दिया, कोटा कौन सी कर दिया, और एक नई रियासत बना दी, झालावाड़। कौन सी रियासत बना दी? और झालावाड़ का राजा किसको बना दिया? मदन सिंह। किसको बना दिया? मदन सिंह झाला। जालिम सिंह झाला का पोता है। मदन सिंह झाला कौन है? जालिम सिंह। ये बात है 1838 की। कब की बात है? और इस झालावाड़ रियासत जो बनाएगी, इस झालावाड़ रियासत की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम था झालरापाटन। क्या नाम था राजधानी का? जहां से मैडम चुनाव लड़ती है। वसुंधरा राजे सिंधिया कहां से विधायक है? झालरापाटन। तो झालरापाटन झालावाड़ राज्य की क्या थी? राजधानी। राज्य का नाम क्या है? झालावाड़। उसकी राजधानी कौन सी है? झालरापाटन। तो कौन सी रियासत को तोड़ के झालावाड़ बनाएगी? अब देखो, पहले एक रियासत थी बूंदी, बूंदी को तोड़ के बनाया गया कोटा, और कोटा को तोड़ के क्या बना दिया? बूंदी को तोड़ा गया 1631 में, कोटा को तोड़ा गया 1838। बूंदी को तोड़ा मुगल बादशाह शाहजहां, कोटा को तोड़ा गया अंग्रेजों द्वारा। बूंदी को तोड़ा गया कि माधो सिंह को नया राजा बनाना है, कोटा को तोड़ा गया कि मदन सिंह झाला को नया राजा बनाना। याद रहेगी बात? लिखो।
1838 ईस्वी में, इन 1838 एडी, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड कोटा स्टेट। अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड कोटा स्टेट। तथा मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया एंड डिक्लेयर्ड मदन सिंह झाला एज इंडिपेंडेंट किंग ऑफ झालावाड़। तथा मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया एंड डिक्लेयर्ड मदन सिंह झाला एज इंडिपेंडेंट किंग ऑफ झालावाड़। मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। यह है जालिम सिंह झाला का पोता था। ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ जालिम सिंह झाला। यह है कौन? मदन सिंह। यह है जालिम सिंह झाला का पोता था। ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ जालिम सिंह झाला। यह है जालिम सिंह झाला का पोता था। ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ जालिम सिंह झाला। लाइन चेंज करके लिखो। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी थी। झालरापाटन वॉज कैपिटल ऑफ झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी थी। झालरापाटन वॉज कैपिटल ऑफ देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। याद आया? तो पत्तन, ये पत्तन है सारे। पत्तन से टूट टूट के बाद नाम क्या बन गए? धीरे धीरे पाटन बन गए। झालरापत्तन, झालरापत्तन के बाद लोग धीरे धीरे पत्तन पत्तन करते करते क्या बना गए उसका? पाटन। क्या लिखा है? झालरापाटन झालावाड़ की। एक लाइन नीचे और लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, काम किया। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। झालावाड़ वो लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब झालावाड़ के बाद में नई रियासत नहीं बनी कोई। झालावाड़ राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी। झालावाड़ वो लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान कि लास्ट रियासत यदि राजस्थान में कोई बनी तो कौन सी बनी थी? झालावाड़। जो कब बनी है? जाके 1838 में। जो किसने बनाई है? अंग्रेजों ने। कौन सी रियासत को तोड़ के बनाई है? कौन सी को तोड़ के बनाई? चौहानों ने कहां कहां राज किया था बताओ? देखिए, सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी। पढ़ लिए गए सारे? हो गए? पक्की बात। लिखो परमार वंश का इतिहास। चौहान खत्म हो गए। परमार वंश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार वंश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी। देखो परमार रियासत है, परमारों ने कहां का राज किया था। परमार रियासत है, परमार स्टेट्स। नाम उतारो, एक बार फिर बात करते हैं। आबू, मालवा, वागड़, जालोर और खिराड़ू। क्या क्या नाम बताओ देखें? आबू, मालवा, वागड़, जालोर और खिराड़ू। दोबारा बोलो एक बार। आबू, मालवा। मैं बता देता हूं, सारे बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हमने बीच में 2-3 बार पढ़ा है। आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी। आबू का परमार राजा धारावर्ष, है ना। हम वापस पढ़ते, लुम्बा देवड़ा ने परमारों को हराकर आबू पर अधिकार किया। तो समझ में आया आबू में तो कौन सा वंश था? परमार। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मालवा। क्या लिखा? माल। मैंने बताया था मालवा की राजधानी हुआ करती धारा नगरी। कौन सी थी? और अपने पढ़ते हैं हमीर ने धारा नगरी के भोज परमार सेकंड को हराया। किसको हराया? भोज परमार। इसका मतलब मालवा में भी कौन है? परमार। दो तो आए समझ में। वागड़ आगे हम पढ़ लेंगे। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के क्या बोलते हैं? वागड़। अगला क्या लिखा हुआ है? हम वापस पढ़ते हैं, जालोर में कुंतपाल परमार को हराकर कीर्तिपाल सोनगरा ने कब्जा किया था। पढ़ते हैं? इसका मतलब जालोर में भी कौन सा वंश है? परमार। किराड़ू बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है। किराड़ू कहां पड़ता है? तो जालोर में जब यहाँ राज कर रहे थे तो किराड़ू की तरफ भी राज था। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री तो हमें मिलती नहीं, लेकिन किराड़ू में मंदिर मिले हैं बहुत अच्छे अच्छे, और ऐसा कहा जाता है भाई ये उसी काल के बने थे जब यहाँ परमारों का प्रतिहारों का राज हुआ करता था। तो बेसिकली मोटी मोटी रियासतें कौन कौन सी है उनकी? आबू, मालवा, वागड़, जालोर। कौन कौन सी? दोबारा बताओ। आबू, मालवा, वागड़। अग्निवंश वाला सिद्धांत कहता है कि एक ऋषि हुआ करते थे, वशिष्ठ, और वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ किया था आबू पर्वत, और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए थे। कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। और अग्निकुंड से पैदा हुए, इसलिए इन चारों को क्या कह दिया जाए? अग्निवंश। क्या कह दिया जाए? पर चौहानों के एक भी अभिलेख में वो खुद को अग्निवंशी नहीं लिखते। ऐसा चंद्रप्रदा ही लिख के गया केवल कि वो कौन है? अग्निवंशी। बाकी चौहानों के अभिलेख पढ़ लो, उन्होंने खुद को सब कुछ कह दिया पर अग्निवंशी नहीं कहा। विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख कहता है कि वो सूर्यवंशी है। आपका हांसी वाला अभिलेख और अचलेश्वर मंदिर वाला अभिलेख कहता है कि हम चंद्रवंशी। बिजोलिया वाला अभिलेख और आपका ये दूसरा चंद्रावती वाला अभिलेख कहता है कि हम ब्राह्मण है।
रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख किताब इंद्र के एक जगह नहीं लिखा उन्होंने हम अग्निवंशी है, ऐसा केवल वो बुक कहती है। चंद्रबरदाई वाली बुक है पृथ्वीराज रासा, उसमें, बाकी उन्होंने अपने अभिलेखों के अंदर ये बातें नहीं लिखवाई। चालुक्यों के किसी भी अभिलेख में चालुक्य नहीं लिखवाते कि हम अग्निवंशी। प्रतिहारों के किसी भी अभिलेख में प्रतिहारों ने नहीं लिखवाया कि हम अग्निवंशी है। एकमात्र परमार है जिन्होंने अपने अभिलेखों के अंदर लिखवाया कि हाँ हम है, हम अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। और इनकी कहानी भी थोड़ी सी अलग है। ये कहते हैं कि आबू पर्वत में ऋषि वशिष्ठ रहा करते थे और ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करते थे, यज्ञ को राक्षस पूरा होने नहीं दिया करते थे। और ऋषि वशिष्ठ के पास में गाय और हुआ करती, उस गाय का नाम था नंदिनी। क्या नाम था? नंदिनी नाम की गाय थी। तो ऋषि वशिष्ठ के पास में एक शक्ति थी कि वो नंदिनी गाय से जो कुछ मांगते वो मिल जाता। तो कहते भाई नंदिनी गाय मेरा यज्ञ कंप्लीट होना चाहिए, तो उनका यज्ञ कंप्लीट हो जाता। नंदिनी गाय मुझे दूध चाहिए तो दूध मिल जाता, खाना चाहिए तो खाना मिल जाता, सब कुछ देने वाली थी। ऋषि वशिष्ठ के शत्रु एक और ऋषि थे, उनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? वशिष्ठ का दुश्मन जो है वो कौन है? विश्वामित्र को लगा यार ये नंदिनी गाय के चक्कर में हीरो बनता जा रहा है, और नंदिनी गाय के चक्कर में इसको तो रोक ही नहीं सकता, कुछ भी कर सकता है। और एक दिन जब ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करने के लिए आंखें बंद करके बैठे तो विश्वामित्र ने अपने बंदे भेजे, और बंदे भेजे कहा जाओ नंदिनी गाय चुरा लो। और विश्वामित्र के लोग गाय क्या चुरा के ले गए। ऋषि ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली, देखा नंदिनी गाय तो है ही नहीं, और पता चला गया नंदिनी गाय को तो दुश्मन उठा के ले गए। और ऋषि वशिष्ठ ने उसी अग्निकुंड से कहा कि हे अग्नि देवता, मेरी नंदिनी गाय मुझे वापस चाहिए। और अग्निकुंड से एक योद्धा उत्पन्न किया। एक कितना योद्धा उत्पन्न किया? एक योद्धा उत्पन्न किया। उसका जाओ और जाके मेरी गाय लेके आओ। वो योद्धा गया, उसने जाके दुश्मनों को मार दिया और गाय वापस लेके आया। किसको मार दिया? किसको मार दिया? दूसरे लोगों को मार दिया, है ना, दूसरे दुश्मनों को मार दिया। दूसरे लोगों को बोलते हैं पर, मार दिया इसलिए मार, इसलिए योद्धा का नाम क्या रखा गया? औरों को मारने वाला, पर मार। और कहा कि तेरा नाम क्या है? तो परमार कहते हैं हाँ हम अग्निकुंड से तूने, पर हम अकेले, ये बाकी पंचायती करते हैं फालतू ही, ये कोई नहीं तेरा, हम अकेले आए थे। वो मैंने उस दिन बताया था कि चौहानों की किताब कहती है कि बाकी तीन पैदा तो हो गए थे लेकिन पार नहीं पड़ी थी। लास्ट में पार तब पड़ी थी जब कौन पैदा हुए थे? परमार। उनका साहब हम बताते रुको, आप बाकी तो हुए नहीं, हम अकेले ही हुए थे, हमने सब कुछ कर दिया। इसका मतलब परमार अपने को मानते हैं हमारी उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड। अग्निकुंड कहां पे था? तो परमारों का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया? आई बात समझो? तो लिखो, आबू परमारों का उत्पत्ति स्थल था। आबू वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ परमार्स। आबू परमारों का उत्पत्ति स्थल था। आबू वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ परमार्स। आबू क्या था परमारों का? एक एक राज्य का इतिहास पढ़ ले। पहले लिखो आबू का इतिहास। आबू का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आबू। एक सिंपल लाइन तो लिख लो, आबू में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर आबू। आबू में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर आबू। आबू में कौन से वंश का शासन था? परमार वंश का शासन था। अब सुनो देखो, इनकी किताबों में, इनके अभिलेखों में जो पहले बंदे का नाम मिलता है उस बंदे का नाम मिलता है धूमराज। क्या नाम मिलता है? हेडिंग डालो देखिए, धूमराज। पहला बंदा कौन है? और आबू वाले परमारों की जो भी किताबें मिली उनके अंदर वो लिखवाते हैं कि हम धूमराज के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? धूमराज से पहले वालों के नाम नहीं मिलते, उनकी जो उत्पत्ति मिलती है वो कहां से मिलती है अपने को? धूमराज। भाई हम धूमराज नाम का एक बंदा हुआ था आबू के अंदर, और हम उसके क्या है? वंशज। धूम का मतलब क्या होता है? धूम मचा दे धूम। धूम का मतलब होता है धुआं। धूम का मतलब क्या होता है? ये पुनः उस तरफ इशारा करता है कि हम अग्निवंशी है, हम आग से निकले। आग से क्या निकलता है? इसलिए हमारे वाले बंदे का नाम क्या है? धूमराज। क्या नाम है उसका? तो आबू के परमारों का प्रथम व्यक्ति, आबू के परमारों का आदि पुरुष, आबू के परमारों का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लिखो, यह आबू के परमारों का संस्थापक था। ही वॉज फाउंडर ऑफ परमार्स ऑफ आबू। यह आबू के परमारों का संस्थापक था। ही वॉज फाउंडर ऑफ परमार्स ऑफ आबू। पर ये कहते भाई धूमराज नाम का पहला आदमी आ गया था, अब उसके हम संतान। अब धूमराज के बाद कौन हुए उनके बारे में फिर कोई जानकारी नहीं, तो छोटे मोटे लोग रहे होंगे बीच में। बाद में एक बड़ा आदमी जो आता है, जो यहां आबू में राजा बनता है इनकी तरफ से, वो था उत्पल राज। कौन था? तो धूमराज से उत्पल राज के बीच वालों की जानकारी नहीं। पहले धूमराज लिखते हैं कि हम धूमराज की संतान है, बाद में इनका जो राजा बनता है पहला वो कौन है, इसके बाद में सबके नाम, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। इसका मतलब आबू के परमारों की वंशावली कहीं से शुरू होती है, कहां से होती है? इससे पहले वालों के बीच में अपने पास जानकारियां, एक आदमी पहला शुरुआत करा उसका नाम बता दिया, फिर अगला जो ढंग का आदमी है उसका नाम बताया, बीच वाले को याद उनका भूल जाओ रे, याद नहीं रखने अपने। तो इनको लिखो उत्पल राज। अगले बंदे का नाम लिखो उत्पल राज।
यहां से आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ परमार्स ऑफ आबू इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ परमार्स ऑफ आबू इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ परमार्स ऑफ आबू इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। क्या प्रारंभ होती है? आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। कहां से? पहला बंदा कौन बताया? डूमराज। लगातार नाम कहां से मिलने लगते हैं? पर अपने हिस्ट्री में तो केवल उनको पढ़ते हैं जिन्होंने ढंग के काम की, बाकी भले कितने बने अगलों के। जो पहला ढंग का काम करने वाला अपने हिसाब से कोई इनका बंदा है, वो बंदा है धरणीवरा। कौन बंदा? हेडिंग डाल लो, धरणीवरा। धरणी का मतलब क्या होता है? धरती। धरती को क्या बोलते हैं? वराह। वराह का मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु। भगवान, मैंने नहीं बताया था वराह मंदिर पुष्कर? और तब मैंने बताया था कि कहानी है कि धरती समुद्र में मिलने वाली थी, तब वराह अवतार उत्पन्न हुए। वराह अवतार ने धरती को अपनी हथेली पे उठा लिया और धरती पर हथेली पर धरती को उठा के इस धरती को बचा लिया। इसलिए वह भगवान विष्णु का अवतार जिसमें वो धरती बचाते हैं, वो अवतार कौन सा है? वराह। तो इसलिए अपने यहाँ पे नाम भी लोगों कैसे रखने लगे? धरणीवर। वह वराह जो किसको बचाता है? धरणी को बचाता है। इसलिए एक राजा का नाम ही क्या रखा हुआ है? धरणीवर। धरणीवरा के 9 भाई थे। कितने थे? तो इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया। क्या अपना राज्य है, 9 भाइयों के अंदर क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। अच्छा, राज्य कौन सा था? तो राज्य मुख्य राजधानी तो आबू है। आबू कहां पड़ता है? सिरोही। अब अपने राजस्थान के आसपास वाले इलाके देखो तो कहां पे राज्य रहा होगा? जालोर में रहा होगा। सिरोही में तो जालोर में रहा होगा। इधर जोधपुर साइड में रहा होगा, पाली में रहा होगा, बाड़मेर में, यही इलाका। इस इलाके को आजकल अपने बोलते हैं मारवाड़। क्या बोलते हैं? पुराने टाइम से रेगिस्तान हुआ करता तो इसको क्या बोला करते थे? मारवाड़। अब इसने अपने उस मारवाड़ के राज्य को कितने भागों में बांट दिया? 9। इसलिए मारवाड़ का तब से लेकर आज दिन तक नाम है 9 कोटि मारवाड़। क्या बोलते हैं? कोटि का मतलब होता है प्रकार। कोटि का मतलब क्या होता है? टाइप। कितने टाइप में बांट दिया उसे? 9 टाइप के अंदर बांट दिया। 9 भाई थे इसलिए 9 भाइयों के अंदर बांट दिया। इसलिए मारवाड़ क्या कहलाया? 9 कोटि। मतलब गांव में बूढ़ा सा बूढ़ा आदमी ये बात करेगा, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ये बात करेंगे कि 9 कुंटी मारवाड़ है। मारवाड़ कैसा है? अब वो अपने से 9 कोटि एग्जैक्टली हिंदी का बोला नहीं गया, तो कोई कहता है 9 कुंटी, कोई कहता है 9 कुंटी। और कूंट देख के अपने को लगता है कोने रहे होंगे मारवाड़ के। कूंट कोनों को बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई राज्य रहा होगा तो 1 कूंट, 2 कूंट, 3 कूंट। नहीं, 9 प्रकार से बांट दिया था अपने राज्य को, इसलिए क्या कहलाया? तो कोई पूछेगा कि मारवाड़ को 9 कोटि मारवाड़ कौन से राजा के बाद कहने लग गए थे? धरणीवरा कहां का राजा था? कौन से वंश का राजा था? बोले बड़ी बात लिखो। इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया था। He divided his state in 9 parts. इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया था। He divided his state in 9 parts. इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया था। He divided his state in 9 parts. अतः इसका राज्य 9 कोटि मारवाड़ कहलाया। So his state was called as 9 कोटि मारवाड़। So his state was called as 9 कोटि मारवाड़। अतः इसका राज्य 9 कोटि मारवाड़ कहलाया। So his state was called as 9 कोटि मारवाड़। अतः इसका राज्य 9 कोटि मारवाड़ कहलाया। राज्य क्या कहलाया इसका? 9 कोटि। अच्छा, कहां का राजा ये? आबू। आबू एकदम अपना बाउंड्री, उधर आ जाता है गुजरात, इधर अपना आ जाता है राजस्थान। गुजरात नजदीक ज्यादा पड़ता है इनके उल्टा। गुजरात के अंदर उन दिनों एक चालुक्य राजा हुआ करता जिसका नाम था मूलराज फर्स्ट। चालुक्य राजा का नाम क्या? याद आएगा कहीं? अपने वाले विग्राज सेकंड ने उसे हटा के बड़ौंच में आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। तो सांबर के अंदर बैठे हैं चौहान, आबू के अंदर बैठे हैं परमार, और गुजरात के अंदर कौन बैठे हैं? चालुक्य। इन चालुक्यों में परमारों में लड़ाई हुई इस बार। किस किस में लड़ाई हुई? चालुक्यों में परमारों। परमारों का राजा तो कौन है? धरणीवरा। चालुक्यों का राजा कौन है? और ये तगड़ा पड़ा भाई इस बार। और इसने आबू पे कब्जा कर लिया। कहां पे कब्जा कर लिया? अब बेचारा धरणीवरा कहां जाए? तो धरणीवरा भाग के आता है पाली की तरफ। कहां पर आता है? और पाली के अंदर कोई एक राजा उन दिनों में रह रहा है, धवल राठौड़। कौन राजा? उस धवल राठौड़ के पास शरण लेता है। किसके पास शरण लेता है? तो आबू के परमार राजा धरणीवरा को शरण किसने दी? धवल राठौड़। किसके खिलाफ दी? मूलराज सेकंड कौन से वंश का है? कहां का राजा है? अच्छा, हमें क्या पता इसके पास शरण ली नहीं ली? तो हमें पाली से एक अभिलेख मिला, हस्तिकुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला? 997 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? 997 ईस्वी का अभिलेख है, जिसका नाम क्या है? और ये हस्तिकुंडी वाला अभिलेख ये बताता है कि धरणीवरा पर जब मूलराज फर्स्ट ने आक्रमण किया था तब उसने धवल राठौड़ के पास शरण ली। किसके पास शरण ली? और कौन सा अभिलेख बताता है? हस्तिकुंड। हस्तिकुंडी कहां पे है? पाली। तो हमें लगता है धवल राठौड़ कहां का राजा रहा होगा। पर ये धवल राठौड़ था कौन? अल्लाह जाने। इस धवल राठौड़ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इस धवल राठौड़ का एक अभिलेख मिला, और वो अभिलेख कौन सा है?
और इस अभिलेख के अंदर ये लिखवाता है कि हाँ, गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने जब आबू पर आक्रमण किया तब आबू के परमार राजा धरणीवरा को मैंने बचाया। तू कौन है? अभी तक हमारी हिस्ट्री इस धवल राठौड़ को पकड़ नहीं पाई है कि एग्जैक्टली कौन था, क्या करता था, ये शरण कैसे दे सकता है, कितना तगड़ा राजा था। मैं आगे कई बातें और बताऊंगा, कई जोरदार चीजें लिखता है। ये कहता एक नहीं, मैंने कईयों को शरण दिए, और जब भी अटैक होते शरण देने वाला आदमी मैं ही था। लेकिन अभी तक हमारी हिस्ट्री किस आदमी को नहीं पकड़ पाई है? इसका केवल एक अभिलेख है। भाई जानकारियां तब मिलती है जब एक आदमी के पास में खूब सारी बातें हो, तब हम रिलेट करते हैं। एक जगह से ये मिला, एक जगह से ये मिला, एक जगह से ये मिला, इसका मतलब ये इस आदमी के बारे में इतनी इतनी बातें। एक अभिलेख है, उस अभिलेख में सारी बातें लिखी है, बाकी किसी जगह से बातें मिलती नहीं। अभिलेख क्यों लगवा गया, किसलिए लगवा गया, कहां से आया था, क्यों यहां पे रहता था, नहीं पता। लेकिन फिर भी है कि ये बात तो है कि उधर से गुजरात के चालुक्य राजा ने अटैक किया था, धरणीवरा को आबू छोड़ना तो पड़ा था। छोड़ा तब उसको शरण देने वाला बंदा कौन था? ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? हस्तिकुंडी अभिलेख कब का है? हस्तिकुंडी कहां पर पड़ता है? याद रहेगी बात, लिखो। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट अटैक ऑन आबू। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट अटैक ऑन आबू। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। इस समय धवल राठौड़ ने इसे शरण दी। दिस टाइम धवल राठौड़ गेव शेल्टर टू हिम। इसे किसे? धरणीवरा। इस समय धवल राठौड़ ने इसे शरण दी। दिस टाइम धवल राठौड़ गेव शेल्टर टू हिम। धवल राठौड़ ने इसे शरण दी। यह जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। हस्तिकुंडी अभिलेख है किसका? धवल राठौड़ का। क्वेश्चन लिखना 993 ईस्वी। यह जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन। कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? कब का हस्तिकुंडी अभिलेख? 997 ईस्वी। कौन से राजा का है? धवल राठौड़ का। कहां से मिला हमें? पाली से मिला। और इस अभिलेख के अनुसार धवल राठौड़ ने किसको शरण दी थी? धरणीवरा, जो कि आबू के कौन से वंश का राजा है? परमार वंश का, जिस पर गुजरात के कौन से राजा ने अटैक कर दिया? चालुक्य राजा मूलराज प्रथम। अगला राजा लिखो, धनदुक। धनदुक। एक बार चालुक्यों ने इधर आबू पर कब्जा किया, लेकिन बाद में इनकी भी संधि हो गई, वापस परमारों को दे दिया। और अब परमारों का यहाँ पे राजा कौन बना हुआ है? धंधु के टाइम में फिर गुजरात वालों से रिलेशन बिगड़े। इस बार गुजरात वाले फिर अटैक कर देते हैं। इस बार अटैक करने वाला बंदा जो है वो है भीम फर्स्ट। कौन है? गुजरात का चालुक्य राजा है। कौन सा राजा है? भीम फर्स्ट। धंधुक बेचारा फिर भागा। इस बार भाग के कहां जाए कि धंधुक भाग के चला गया चित्तौड़। कहां चला गया? चित्तौड़। क्यों गया? कि भाई चित्तौड़ में उस समय भोज परमार राज कर रहा था। चित्तौड़ में कौन राज कर रहा था? ये भोज परमार कौन है? कि मालवा का राजा है। कहां का राजा? इसका मतलब मालवा वालों ने चित्तौड़ की तरफ कब्जे कर रखे। और मालवा का राजा कौन है? भोज परमार। वो तो अभी हम पढ़ ही रहे थे कि मालवा में परमार वंश तो था। मालवा का कोई भोज परमार नाम का राजा है, उसने कब्जा कहां कर रखा है? चित्तौड़। धंधुक भी कौन है? परमार। तो उस पर जब हमला हुआ, धंधुक लगा कहां जाए? भाई के पास भाग के जाए। भाई कौन से? आबू वालों के। भाई कौन से? मालवा वाले परमार। मालवा वाले परमार इन दिनों में कहां बैठे हुए? चित्तौड़। तो चित्तौड़ भाग के किसके पास चला गया? भोज। पहले बड़ी बात लिखो। गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग भीम फर्स्ट अटैक ऑन आबू। गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग भीम फर्स्ट अटैक ऑन आबू। गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। लाइन चेंज करके लिखो। इस समय दिस टाइम मालवा के भोज परमार ने, भोज परमार ऑफ मालवा, मालवा के भोज परमार ने, भोज परमार ऑफ मालवा, मालवा के भोज परमार ने, भोज परमार ऑफ मालवा, इसे चित्तौड़ में शरण दी थी। गेव शेल्टर टू हिम इन चित्तौड़। आगे बात काम आएगी, स्टार लगाना, मैं बताऊंगा वापस चित्तौड़ की बात। इसे चित्तौड़ में शरण दी थी। गेव शेल्टर टू हिम इन चित्तौड़। कहां पर शरण दी इसको? तो धरणीवरा को तो शरण देने वाला कौन था? धवल राठौड़। और इसको शरण देने वाला बंदा कौन है? भोज परमार, जो बेसिकली राजा तो कहां का है? मालवा का, पर इन दिनों कहां बैठा हुआ है वो? चित्तौड़ के अंदर बैठा। भीम प्रथम ने आबू पे कब्जा किया और अपने एक बंदा आबू के अंदर अपॉइंट करके चला गया, विमल शाह। किसको अपॉइंट कर दिया? जैसे हमने पढ़ते हैं भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कहीं पर उलूग खान को छोड़ गया, कहीं पर आपके कमालुद्दीन गुर्ग को छोड़ गया। हम पढ़ते पृथ्वीराज महोबा पे कब्जा करता, पंचवन राय को छोड़ के आ गया था। वैसे भीम प्रथम ने यहाँ का प्रशासक किसको बना दिया? जैन था, एक सेठ था, जैन बहुत पैसे वाला आदमी था। का सेठ संभाल, अबू संभाल, तो किसको संभलवा दिया? विमल शाह। किसने? देख लो।
भीम प्रथम ने विमल शाह को आबू का प्रशासक बना दिया। भीम फर्स्ट अपॉइंटेड विमल शाह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आबू। भीम प्रथम ने विमल शाह को आबू का प्रशासक बना दिया। भीम फर्स्ट अपॉइंटेड विमल शाह एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आबू। एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आबू विमल शाह को आबू का प्रशासक बना दिया। किसको आबू का प्रशासक बना दिया? विमल शाह यहां रहा। फिर विमल शाह को लगा यार आबू अपना तो है नहीं, आबू किसका है? परमारों का। परमारों का राजा कौन है? भीम फर्स्ट। वो बेचारा कहां पर बैठा, सॉरी परमारों का राजा कौन है? धंधुक। और धंधुक कहां पर बैठा हुआ है? चित्तौड़। और उसने धंधुक को कहा कि धंधुक वापस आ जा रहे, तेरे आबू ले ले, हम क्या करेंगे? धंधुक ने कहा आते तेरा राजा मारेगा, उधर से भीम फर्स्ट वापस अटैक कर देगा। उसने भीम फर्स्ट को कहा कि भीम अपना तो है नहीं, है तो इन परमारों का, वापस दे दो यार, क्यों फालतू में पंगा लेना आपने। तो उसने कहा ठीक है बिठा दो इसको, कहना अपनी बात मानता रहे कि हाँ बात मान लेगा, आपकी पूरी पूरी मान लेगा। तो भीम प्रथम के धंधुक के बीच में समझौता कौन करवा देता है? लिख लो, विमल शाह ने भीम प्रथम तथा धंधुक के बीच समझौता करवा दिया। विमल शाह मीडिएटेड एन एग्रीमेंट, विमल शाह मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन धंधुक एंड भीम फर्स्ट। विमल शाह ने धंधुक तथा भीम प्रथम के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन धंधुक एंड भीम फर्स्ट। धंधुक तथा भीम प्रथम के बीच समझौता करवा दिया। अपॉइंटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन धंधुक एंड भीम फर्स्ट। किस किस के बीच में समझौता करवा दिया? धंधुक और भीम फर्स्ट के बीच में क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। किसने? विमल शाह। तो बेचारा धंधुक बड़ा राजी हुआ, भाई आपके घर को, आपको कोई घर से निकाल दे आपके, और कोई बंदा आपको घर वापस दिलवा देता, आप तो एहसान मंद हो उसके। तो धंधुक ने कहा विमल शाह को, सेठ यार आपने मेरा राज्य वापस दिलवाया, क्या कर सकता हूं आपके लिए? सेठ ने कहा और तो कुछ ही नहीं, मैं जब आबू रहा था तो मुझे जगह बड़ी पसंद आई, एक दो प्लॉट दे दे ठीक रहे यहाँ पर। तो एक दो प्लॉट क्या, जितनी जमीन चाहिए उतनी ले लो। बोले कहां पे लेनी है? आबू तो ऊंचा पहाड़ में, थोड़ा नीचे की तरफ देलवाड़ा में। कहां पे? आबू के पास में जो गांव पड़ता है, गांव कौन सा है? उसने कहा इस देलवाड़ा के अंदर यदि जगह मिल जाए तो थोड़ा ठीक रहे। धंधुक ने कहा ठीक है साहब, जहां से भली जगह लगे वहां से 5-7 प्लॉट ले लो। इसको जमीन कहां पर दे दी गई? देलवाड़ा। जैन था विमल शाह। कौन था? जैन। जैनों के जो पहले भगवान हुए उनका नाम है ऋषभदेव। जैनों के जो पहले भगवान जी हुए हैं उन पहले भगवान जी का नाम क्या? क्या नाम है? कौन है ऋषभदेव? जैनों के, दोबारा बोलो, जैनों के क्या है? जैनों के पहले, वापस बोलो, पहले भगवान। पहले को बोलते हैं आदि। पहले क्या बोलते हैं? भगवान को कहते हैं नाथ। पहले को क्या बोलते हैं? भगवान को क्या बोलते हैं? है ना? तो आप कई बार पढ़ते हो ऋषभदेव का एक और नाम आदिनाथ था ना, ऐसे नहीं होता है। पहले को क्या बोलते हैं? आदि। भगवान को क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू भारत के आदि प्रधानमंत्री है। क्या मतलब हुआ? पहले प्रधानमंत्री। इसलिए आप हिंदी में विलोम शब्द पढ़ेंगे, आदि का विलोम शब्द होता है अंत। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? मतलब आदि जहां से शुरुआत होती है, अंत मतलब जहां पे क्या होता है? खत्म। तो ऋषभदेव जी नाम है उनका, लेकिन वो पहले भगवान थे। पहले को क्या बोलते हैं? आदि। भगवान को नाथ कहते हैं। नाथ तो भगवान के लिए सिंपल सा वर्ड है, किसी के भी आगे नाथ लगा देते हैं। अपने विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मी के स्वामी। स्वामी होता है वैसे नाथ का मतलब, तो भगवान स्वामी है और अपने आप के अंदर क्या है? पशुपति नाथ। तो भगवान के नाथ लगाया जाता है, इनका नाम हमने क्या कर दिया? है ना? तो आज के बाद ऐसे कभी नहीं बोलना। ऋषभदेव का एक और नाम आदिनाथ है। ऋषभदेव की जगह और कोई भी होते तो भी उसका नाम क्या होता? आदिनाथ ही होता, क्योंकि आदि का मतलब क्या होता है? पहला। नाथ का मतलब क्या होता है? भगवान, स्वामी, कुछ ही कह सकते हो आप, है ना? प्राणनाथ, प्राणनाथ भी जो शब्द होता है ना, है ना? तो वैसे ऋषभदेव जी का एक और नाम क्या है? आदित्य। विमल शाह जैन था, तो विमल शाह ने कहा भाई मैं ऋषभदेव जी का मंदिर बनवाऊंगा, हमारे पहले भगवान हुए ऋषभदेव जी, इनका मंदिर बनवाऊंगा। किसका मंदिर बनवाया उसने? ऋषभदेव जी का एक और नाम क्या है? कहां पर बनवाया मंदिर? देलवाड़ा कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही। कौन से जिले में? सिरोही। आबू के पास में जगह। और ये मंदिर बनवाया किसने? विमल। देख लो, विमल शाह ने देलवाड़ा में ऋषभदेव मंदिर का निर्माण करवाया। कोष्टक में आदिनाथ लिखना, आदिनाथ मंदिर बोलते हैं। आदिनाथ मंदिर लिखना, कोष्टक में ऋषभदेव लिखना, पहले आदिनाथ लिखना। विमल शाह ने देलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विमल शाह बिल्ट आदिनाथ टेम्पल एट देलवाड़ा। बिल्ट आदिनाथ टेम्पल एट देलवाड़ा। देलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्ट आदिनाथ टेम्पल एट देलवाड़ा। बिल्ट आदिनाथ टेम्पल एट देलवाड़ा। देलवाड़ा में किसका निर्माण करवाया? आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? विमल शाह। आदिनाथ के कोष्टक में क्या लिख लो? एक ही बात है, बोले आदिनाथ जी को बोले क्या, कौन को? ऋषभ। और सुनना, विमल शाह कौन से धर्म का है? जैनों का मंदिर बनवा रहा है। जैनों के मंदिरों को बोलते हैं वसही। जैनों के मंदिरों क्या बोलते हैं? जैसे हम पढ़ रहे थे कि बौद्धों के मंदिर है मठ, है ना, मोनेस्ट्री, वैसे इनको क्या कहा जाता है? कभी आएगा वसही क्या होते हैं? बौद्धों के मंदिर, हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद और जैनों के मंदिर क्या होते हैं? जैनों। किसने बनवाया है वसही? विमल शाह। इसलिए इस वसही का नाम है विमल वसही।
क्या नाम है? तो कोई कहेगा कि आबू के कौन से मंदिर को विमल वसई, देलवाड़ा के कौन से मंदिर को विमल वसई के नाम से जाना जाता है? आदिनाथ मंदिर। किसको क्यों कहते हैं विमल वसई? विमल शाह ने बनवाया। वसई क्यों कहते हैं? जैनों के मंदिर क्या कहलाते हैं? वह मंदिर जो, वह जैन मंदिर जो विमल शाह द्वारा बनवाया गया क्या कहलाया? बोले पड़ी ना बात। देखो, इस मंदिर को विमल वसई भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विमल वसई। इस मंदिर को विमल वसई भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विमल वसई। क्या कहा जाता है? विमल वसई। इस मंदिर को विमल वसई भी कहा जाता है। वसई का मतलब जैन मंदिर। विमल शाह ने बनवाया इसलिए नाम क्या हो गया? विमल वसई। अच्छा, टोड की दूसरी किताब का नाम बताओ। देखिए, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। मैंने बताया था आपको, उदयपुर, सिरोही, गुजरात, महाराष्ट्र। रूट बताया था। कहां से होते हुए गया? उदयपुर, उदयपुर से सिरोही, सिरोही जाएगा तो आबू आएगा। तो वो यहां रुका और उसने ये मंदिर देखा आपका विमल वसई। कौन सा मंदिर देखा? और उसने कहा भाई साहब पूछो मत, इतनी सुंदर बिल्डिंग मैंने इससे पहले एक ही देखी है, ताजमहल। क्या देखिए? ताजमहल के बाद भारत में सबसे सुंदर कोई बिल्डिंग है तो विमल वसई है। कौन सी बिल्डिंग है? किसके बाद? कौन सी बिल्डिंग सबसे सुंदर है? ऐसा कौन कहता है? देखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टोड, यह मंदिर ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है। यह मंदिर ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है। दिस टेम्पल इज मोस्ट सेकंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया आफ्टर ताजमहल। दिस टेम्पल इज मोस्ट सेकंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया आफ्टर ताजमहल। यह मंदिर ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है, भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत है। दिस टेम्पल इज सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया आफ्टर ताजमहल। ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर, ऐसा कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड। कौन से मंदिर के लिए? विमल वसई। कौन से भगवान का मंदिर है? आदिनाथ जी का, दोया ऋषभदेव जी। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? विमल वसई। विमल वसई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बनवाया था। याद रहेगी सारी बात। ये जो धंधुक है, इस धंधुक की एक बेटी थी, उन बेटी का नाम था लाहिणी देवी। क्या नाम था? किसका नाम है? धंधुक की बेटी। क्या नाम है? यहां सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती थी बसंतगढ़। कौन सी जगह पड़ती? इस बसंतगढ़ में पुराने टाइम की दो चीजें बनी हुई थी। एक तो पुराने टाइम का बना हुआ था सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। क्या बना था पुराने टाइम का? एक यहां पे बनी हुई थी बावड़ी, जिस बावड़ी का नाम था सरस्वती बावड़ी। क्या नाम था? बावड़ी समझते हो क्या? ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हो। ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां, उनको क्या कहा जाता था? स्टेपवेल। सीढ़ीदार कुएं जो हुआ करते उनको क्या बोला करते थे? और बावड़ियां न केवल यूटिलिटी के पर्पज से थी, उपयोगिता, पानी तो भर ही सकते हो, वो सुंदर थी, इसलिए बावड़ियां अपने दर्शनीय स्थल है। बावड़ियां क्या है? और कई कई बावड़ियों को देख ले तो दिमाग खराब हो जाए, क्या ऐसी बना कैसे गए वो? आभानेरी वाली अपनी चांद बावड़ी। और आजकल नोटों पे आती है आपके रानी की बावड़ी। नोट के पीछे पाटन, अहमदाबाद में, अहमदाबाद के पास गुजरात में एक जगह पड़ती है पाटन, वहां पर एक रानी ने बावड़ी बनवाई थी। मैंने बताया था गुजरात साइड वाले बै को बोलते हैं वह, तो उन्होंने बावड़ी करना शुरू कर दिया। वाव, अड़ी तो हटाई दिया, बाव बाव बोलते, बै को वह बोलते, क्या करना शुरू कर दिया? वाव। तो रानी की वाव क्या बोलते हैं? और रानी की वाव वास्तव में वाव ही है, कि उसको देख के यूं लगता है कि यार उल्टा मंदिर है वो। ऐसे होता है मंदिर, उन्होंने उल्टा बना दिया, खड़ा किया होगा इस बिल्डिंग को, यूं करते हुए लेके आए उसको। उनकी प्राचीन काल वाली इंजीनियरिंग को देख के तो लगता है कि यार ये कितना कुछ जाना करते थे। 1192 के बाद कितना कुछ बर्बाद हुआ है कि वो पुराने वाली सारी चीजें टूट टाट गई। अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर वो चीजें मिलती नहीं, ये बावड़ियां वावड़ियां बची हुई है। वरना यदि जमीन के अंदर ऐसा मंदिर बना गए तो जमीन के ऊपर भी बनाए होंगे, लेकिन जमीन के ऊपर वाले कहां गए? साउथ इंडिया में पड़े हैं अभी तक, नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि साउथ में हमले नहीं हुए। साउथ जाना इतना सरल नहीं था भाई। पहले नॉर्थ पूरा क्रॉस करो, नॉर्थ वाले क्रॉस करने दे नहीं रहे थे, ये भी लड़ाइयां लड़ रहे थे। फिर साउथ को क्रॉस करने के लिए विंध्याचल पहाड़ पूरा क्रॉस करना पड़े, विंध्याचल क्रॉस नहीं हुआ। जब क्रॉस करके उधर गए, तोड़ने की कोशिशें भी की थी, पर साउथ वाले और मजबूत बने हुए थे, टूटे नहीं। कहते साउथ में एलोरा के अंदर मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर है ना, उस मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी पूरी फौज भेजी कि जो पक्का पक्का तोड़ गया था। पता नहीं कितने साल लगे रहे तोड़ने के लिए, उसके बाटे नहीं टूटे। हथौड़ियां लेके, छड़ी लेके यूं तोड़ने खूब कोशिश की, मंदिर नहीं टूटा। और उस इंजीनियरिंग को देख के तो और वैसे लगता है, आज अपने कोई मकान बनाना होता है तो मकान कैसे बनाते हैं? पत्थरों का बनाओ, बोले ईंट का बनाओ। क्या करते हैं? एक पत्थर जमाया, उसके ऊपर पत्थर जमाया, ईंट 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 ऐसे बनाते हैं।
उन्होंने यार और अजीब तरीका अपनाया है, उन्होंने एक ही पहाड़ लिया है, इसको काट के पूरा बना लिया। यूं नहीं कि इसको अलग अलग टुकड़े के, ना 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 ना, ये पड़ा है बस, ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ पड़ा है। अब इसको भगवान जाने इन्होंने कैसे काट के इसी का बनाया शिखर, इसी के अंदर काट के बना दी दीवार, इसी के अंदर काट के बना दिया इसका प्रदक्षिणा पथ, इसी के अंदर काट के बना दिया इसका चबूतरा, इसी में काट के बना दी इसकी अंदर जो गेट बनाना वो, इसी में काट के इसकी बना दी अंदर की मूर्ति। एक पत्थर, एक बाटा, बाहर से कुछ ही नहीं, उसके ऊपर एक आदमी लगाया छेनी लेके, और धीरे 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 करके उन्होंने पूरा सब कुछ बना दिया। इंजीनियरिंग आपकी उल्टे मुंह हो जाती है इसको देख के, कि आज जब इतने संसाधन है उसके बावजूद सिविल इंजीनियरिंग के इतने अच्छे उदाहरण नहीं देखे जा सकते। ये बाद में उदाहरण यदि मिले, अब भी बिल्डिंगें बनती है, अपने कह सकते हैं सर ये तो एक है, आजकल तो 50-50 मंजिल बना देते हैं, वो भी तो अपने आप इंजीनियरिंग है। पर अब तो यार मशीनें आ गई, अब तो टेक्नोलॉजी नाम की भी जो चीज है, इनके पास तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, हाथ था केवल। स्किल किसको कहते हैं वो इन लोगों की दिखाई हुई है। यदि किसी को भारत देखना हो तो साउथ इंडिया के मंदिर देख के आए। नॉर्थ तो तोड़ताड़ दिया गया, नॉर्थ में आपकी कुछ ही नहीं है। साउथ के उन मंदिरों को देख के उन पूर्वजों को एक बड़ा गर्व होता है कि क्या क्या बना गए होंगे वो लोग, क्या क्या इंजीनियरिंग रही होगी। मतलब चोलों का एक मंदिर आ गया, आप एंसेंट पढ़ोगे तब चोलों का मंदिर है, उन्होंने पहले मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बाद में सबसे ऊपर जो शिखर है ये अलग से रखा उस पर ले जाके, और ये बहुत भारी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर चढ़ाया कैसे, इतना ऊंचा मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर भाटा ले जाकर रखा कैसे। लोग कहते हैं कि इन लोगों ने, ये मंदिर है, इस मंदिर से खूब 10 किलोमीटर इधर एक गांव था, इस गांव से लेके यहां तक एक पुल बना लिया इन्होंने, ऊंचा 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 करते, जैसे ये होते हैं अपने फ्लाईओवर बनवाया इन्होंने, और फ्लाईओवर बनाने के बाद यहां से हाथी चढ़ाया। तो कितना मजबूत फ्लाईओवर बनाया होगा उस टाइम में, हाथी चढ़ा दिया उसके ऊपर, और हाथी चढ़ा के उस बाटे को हाथियों से लुढ़काते हाथियों पे ले जाते यहां लेके गए, यहां पे रखा, हाथियों को नीचे उतार लाए, पुल को बाद में तोड़ दिया। बाटा अभी तक पड़ा है, बाटा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये बावड़ियां, तब मुझे हमेशा लगता है कि हम बावड़ी को बड़ा यूं वैसे लेते हैं, यार बावड़ी है पानी के लिए बना। अरे यार बावड़ियां देखी तो जाए कि आभानेरी वाली सीढ़ियां होती है इनमें, आभानेरी वाली चांद बावड़ी में आप नीचे उतर जाओ और सारी सीढ़ियों पे निशान लगा के चले जाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में, पहले इस पे उतरा, फिर इस पे उतरा, फिर इस पे उतरा, वापस आओगे तो वो कर्म नहीं है, ऑर्डर नहीं है, आपका चेंज हो जाएगा ऑर्डर, उसी ऑर्डर से वापस नहीं आ सकते। मतलब 700 सीढ़ियां उतरे तो आपको 700, अब 699, अब 698, अब 697, उसके बाद 695 उधर पड़ी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इधर आया कैसे था, कौन से पे पैर रखा था तब ये आ गई थी, कि वो ऑर्डर तक चेंज हो जाता है उनका। और इतनी सुंदर सुंदर नीचे तक जाते जाते बनाई हुई है। तो बावड़ियों को केवल बावड़ियां ना मानी जाए भाई, उनमें केवल यूटिलिटी नहीं है, उनमें ब्यूटी है। वो जितनी उपयोगी थी उतनी वो क्या थी, सुंदर। तो नाम क्या है राजकुमारी का, कहां पर क्या बना हुआ था पहले से, एक क्या बनी हुई थी, इसने दोनों का पुनर्निर्माण करवाया। तो बसंतगढ़ के सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण कौन करवाता है, जो कि किसकी बेटी है, धनदुख की बेटी। और सरस्वती बावड़ी का आजकल नाम ही पड़ गया लाहिनी बावड़ी। क्या नाम पड़ गया, किसी टाइम में सरस्वती बावड़ी रखा होगा, लाहिनी देवी पुनर्निर्माण करवागी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, लिखो। धनदुख की पुत्री लाहिनी देवी ने, धनदुख की पुत्री लाहिनी देवी ने, धनदुख डॉटर लाहिनी देवी, धनदुख की पुत्री लाहिनी देवी ने, धनदुख डॉटर लाहिनी देवी, धनदुख की पुत्री लाहिनी देवी ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था। रीबिल्ट सन टेम्पल एंड सरस्वती बावड़ी एट बसंतगढ़, बसंतगढ़ सिरोही में जगह, बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था। रीबिल्ट सन टेम्पल एंड सरस्वती बावड़ी एट बसंतगढ़। सरस्वती बावड़ी को टाइम लिखना लाहिनी बावड़ी, अब उसको लाहिनी बावड़ी बोलते हैं। रीबिल्ट सन टेम्पल एंड सरस्वती बावड़ी एट बसंतगढ़, बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था। बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया पुनर्निर्माण, लाहिनी देवी ने। किसका, सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी। कहां पर है ये, बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहां पे है, चलो याद रहेगी बात। चलो अगला राजा लिखो, धारावर्ष। याद आ गया धारावर्ष आपके, दो रानियों के नाम बताओ धारावर्ष की, गीगा देवी और श्रृंगार देवी। कहां की राजकुमारियां थी, नाडोल। नाडोल की कौन से राजा की बेटियां थी, कैलन ने कौन से युद्ध में भाग लिया था, कैलन का एक भाई और था, उसने भी कौन से युद्ध में भाग लिया, आज का इंदिरा युद्ध पढ़ते हैं। आपको लगता होगा कि सर नाम लिखवा रहे हैं, बता तो ही नहीं रहे। हेडिंग डालो, का इंदिरा का युद्ध, बैटल ऑफ का इंदिरा। का इंदिरा सिरोही में एक जगह पड़ती है।
काइंद्रा कहां पर पड़ता है? सिरोही के अंदर। एक बार देखना, इधर बाद में लिख लेंगे अपने। मोहम्मद गोरी पढ़ा था हमने, कहां का राजा? गजनी। कहां का राजा था? जो अपने पृथ्वीराज चौहान से कौन कौन से युद्ध लड़के गया? उसके और गुजरात के एक राजा के बीच में लड़ाई होती है, और गुजरात के राजा का नाम है मूलराज सेकंड। क्या नाम है? लिखना मत एक बार कुछ भी, आप देखना केवल। मूलराज सेकंड चालुक्य, चालुक्य वंश का राजा। नाम क्या उसका? राजा बहुत छोटा था, बाल मूलराज ही बोलते हैं, बालक मूलराज। तो राजा की मम्मी शासन संभाल रही थी, और मम्मी का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? जैसे पृथ्वीराज की मम्मी शासन संभालती है, उनका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। उसी समय यहां पर एक रानी संभाल रही, जिनका नाम क्या है? नायिका देवी। इधर अपने तरफ से राजस्थान से लड़ने के लिए गया हुआ है केलन, राजस्थान से लड़ने के लिए गया हुआ है कीर्तिपाल, राजस्थान से लड़ने के लिए गया हुआ है धरावर्ष। कौन कौन गया हुआ है? केलन, कीर्तिपाल और धरावर्ष। किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए? मूलराज सेकंड। वो बच्चा था, उसकी मां लड़ रही थी, मां का नाम क्या था? तो नायिका देवी। किसके खिलाफ लड़ने के लिए गए? एक बार इतना उतारो फिर मैं समझाता हूं। बैटल ऑफ काइंद्रा। केलन कहां का राजा? नाडोल। कीर्तिपाल कहां का राजा है? जालोर। धारावर्ष कहां का राजा है? आबू। आबू पढ़ रहे हैं अपने? स्पीकर हाँ, ऐसी बंद तम ये नहीं होगा। मैंने एक दिन ही समझाया था पहले आपको। ऐसे के अभाव में कई साल जिंदगियां गुजारी है, एटीएम में जा जाके खड़े हुए हैं कई दिन। थोड़ा कर दे टेम्परेचर से, जाने का रास्ता ही नहीं है तो बात थोड़ी देर बात कर देना, क्लास खत्म हो तो थोड़ी देर साइबेरिया के मजे लीजिए। उतार लिया? क्या नाम है युद्ध का बताओ देखे? काइंद्रा का युद्ध। कब हुआ है काइंद्रा का युद्ध? 1178। काइंद्रा कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। कौन राजा आक्रमण कर रहा है उधर से? मोहम्मद गोरी। वो कहां का राजा है? गजनी। इधर गुजरात का राजा कौन है? मूलराज सेकंड। वो छोटा, उसकी मम्मी शासन गार्जियन है, उसकी मम्मी गार्जियन का नाम क्या है? नायिका देवी। राजस्थान के कौन कौन से राजा गए? केलन, कीर्तिपाल और धारावर्ष। नाडोल का केलन, जालोर का कीर्तिपाल और आबू का धारावर्ष। अब सुनो देखो बात, हम पढ़ रहे हैं कि भाई मुसलमानों का उस साइड में भी सबसे पहले कहीं पर कब्जा हुआ था, तो वो जगह थी गजनी। कौन सी जगह थी? और अब वो गजनी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, गजनी से इधर अपने भारत की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भारत में तो पश्चिमी भारत में आएंगे, यही पड़ेगा सबसे पहले उधर की तरफ से अपने वाला। और इधर अपने सबसे पैसे वाली कोई जगह थी, तो वो जगह कौन सी थी? गुजरात। क्योंकि गुजरात के पास समुद्र है, जहां समुद्र होगा वहां पर क्या होगा? विदेशी व्यापार। और विदेशी व्यापार होगा वहां पर हमेशा पैसे ज्यादा होंगे, इसलिए गुजरात पर कब्जा करना चाहते हैं। और हमने पढ़ा कि गुजरात पर वो कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चौहान उनको बीच में रोक देते हैं कि गोविंद थर्ड गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने। पढ़ते हैं हम ऐसी बातें कि उधर से कोई आए दूसरे गर्जन मातंगा, अजय राज ने उनको रोक दिया। कभी उधर से तुर्क आए, तुर्कों को अरुणराज ने हराकर उस जगह पे क्या बना दिया आपकी। कभी विग्राज चतुर्थ कहता है कि मैंने तुर्कों को पीट पीट के अटक के पार भगा दिया, मैं चाहूंगा कि उत्तराधिकारी इनको अटक पार। उधर से लफड़े चल रहे हैं, उधर से इनको आने नहीं दे रहे। अब गजनी के अंदर एक राजा बना, उस राजा का नाम क्या है? मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? और मोहम्मद गोरी को लगा इस रूट से चलना ही नहीं है, रूट चेंज करते हैं। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान, गजनी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से घुसता है पाकिस्तान। दो रूट है, एक तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सिंध में आ जाओ और सिंध में आके गुजरात जाओ। एक तरीका है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के पंजाब में आओ, पंजाब से राजस्थान आओ, और राजस्थान से कहां चले जाओ? गुजरात। कौन से दो रूट है? या तो सिंध और सिंध से गुजरात, या पंजाब, पंजाब से राजस्थान और राजस्थान से कहां जाओ? गुजरात। अब तक ये रूट ले रहे थे, पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? गोरी ने इस बार दिमाग लगाया, गोरी ने कहा अपने सिंध जाएंगे। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान घुसता है, पाकिस्तान से कहां जाता है? वो सिंध, और सिंध से वो कहां जाने की तैयारी कर रहा है? गुजरात। तो उसे लगा इधर राजस्थान बीच में आएगा नहीं, तो इन लोगों से भी पंगा नहीं लेना पड़ेगा अपने, और सीधे सीधे अपने कहां चले जाएंगे? गुजरात। फिर उसके मन में पूरा कॉन्फिडेंस है, उसे समाचार थे कि गुजरात का राजा टाबर है, बालक मूलराज। कौन है वहां का राजा? तो उसने कहा राजा भी कोई ढंग का है नहीं वहां पे, और अपने जाके वहां पे कर लेंगे कब्जा। ढंग से कब्जा करेंगे, कब्जा करके एक तो जितने मंदिर मंदिर तोड़ सकते हैं वो तोड़ेंगे, जितना धन लूट सकते हैं वो लूटेंगे, और मजा जाएगा, उधर गुजरात पर अपना कब्जा हो जाएगा। इसलिए सिंध आया, सिंध से कहां बढ़ने की कोशिश कर रहा है? गुजरात। इधर नायिका देवी बैठी हुई अपने अपने बच्चे का राज संभाल रही है। लड़का कौन है उसका? बालक मूलराज, और उसके सरंग का गार्जियन उसकी मम्मी, और मम्मी का नाम क्या है? नायिका देवी को समाचार मिला कि गोरी जैसा बड़ा आक्रमणकारी इस तरफ आ रहा है, अपने को तैयारियां करनी चाहिए। क्या तैयारियां की जाए? बुलाया मंत्री संतरी सामंतों को बुलाया, पूछा भाई अपने पास कितना सामान, असला, हथियार कितने हैं अपने पास? पता चला साहब अपनी स्ट्रेंथ यह है, पता चला कि अपनी स्ट्रेंथ गोरी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। और यदि मैदान के अंदर लड़ाई हुई तो मैदान की लड़ाई के अंदर वह सेना हमेशा जीतेगी जिसकी संख्या ज्यादा है। आप अकेले कितने भी बहादुर हो, 10 आदमियों को नहीं मार सकते, 10 आदमी आपको मारेंगे, सीधी सी बात है। जब मैदान की लड़ाई होगी तब तो इनकी जीतने की संभावना रहेगी। इसलिए जब भी सेना कम हो तब लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़। कौन सा तरीका? इसलिए नायिका देवी ने कहा कि पहाड़ों में बैठ के लड़ेंगे।
कहां लड़ेंगे? पहाड़ों में बैठ के। तो कहा जहां से गुजरात शुरू होता है उन्हीं पहाड़ों में चल लिया जाए। गुजरात शुरू, आबू की बात गुजरात शुरू हो जाता है, उसने कहा आबू, आबू चलते हैं, आबू में जाके लड़ते हैं, बाउंड्री में नहीं घुसने देना। ये तो सोच रहे हैं कि गुजरात पे कब्जा करेंगे, इंच कदम नहीं रखने देंगे, वहीं रोकेंगे इनको। इसलिए आबू वाली तलहटी के अंदर एक गांव, और उस गांव का नाम है काइंद्रा। क्या नाम है? तो काइंद्रा में रोका जाए। तो काइंद्रा में पहाड़ थे, उन पहाड़ों के बीच में अपनी सेना लगाई। काइंद्रा में घुसने का जो रास्ता था, उस तरफ से वो आया करते थे, रास्ता था वो बहुत संकड़ा था। संकड़ा रास्ता, इसका मतलब गोरी की पूरी सेना एक साथ नहीं घुस पाएगी, थोड़ी थोड़ी सेना घुसेगी, थोड़ी थोड़ी सेना घुसेगी, उसको कैसे कहां कैसे मारना है वो सब अपने तय कर लेंगे। रानी नायिका देवी ये भी जानती थी कि अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए पड़ोसियों से सहयोग लिया जाना चाहिए, और उसने पड़ोसियों से सहयोग मांगा। उसने आबू के परमारों को, जालोर के चौहानों को और नाडोल के चौहानों को कहा कि आप लोग साथ देने के लिए आइए, एक विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। हम आपस में कितने भी लड़ते होंगे, चौहान चालुक्य लड़ते होंगे, नाडोल आबू वाले लड़ते होंगे, आबू और गुजरात वाले लड़ते होंगे, लेकिन इस समय एक दुश्मन के सामने हमें मुकाबला करना है, वो दुश्मन हमारे देश का नहीं है, इसलिए एक बार आपस की लड़ाइयां भूलिए और सारे के सारे मेरे साथ देने के लिए आइए। तो अपने राजस्थान के राजाओं ने उतना ही शानदार रेस्पॉन्ड किया। नाडोल से कैलन ने कहा कि मैं आ रहा हूं, कैलन का छोटा भाई कीर्तिपाल, उसने कहा मैं इधर तैयार बैठा हूं, मैं आ रहा हूं, और कहा जवाई साहब को भी साथ ले लो। धारावर्ष को 2 राजकुमारियां दी भी ना, गीगा देवी और श्रृंगार देवी, कहा भाई अपने भी ले लो। तो 2 ससुर जी और एक कौन हो गया उनका जवाई, तीनों किसका साथ देने के लिए गए? नायिका देवी। कहां पे? तो नायिका देवी, 2 प्लानिंग है नायिका देवी की। एक प्लानिंग है कि सेना कम है इसलिए मैदान में नहीं लड़ेंगे, कहां पे लड़ेंगे? पहाड़ों। हम अकेले नहीं लड़ेंगे, किसके साथ में लड़ेंगे? बाकी राजाओं का सहयोग लेकर लड़ेंगे। और बाकी राजस्थान के राजा उनको बुला लिया, अपनी सेना की ढंग से फील्डिंग जमा रखी। गोरी वहां से आराम से कॉन्फिडेंट हुआ आ रहा है, अरे ये अब गुजरात पहुंचे, थोड़ा सा ही बचा है, ये आबू तो पहुंच गए, आबू के बाद में क्या शुरू हो जाएगा? गुजरात। और घुसते ही मंदिर तोड़ने अपने, घुसते लूटपाट करनी शुरू करनी है, और फिर वो टाबरिया राजा वहां पे बालक मूलराज, उसको मार मूर के कब्जा करेंगे, उल्टा रानियों वाणियों उठा के लाएंगे, कौन वहां की रानियां वाणियां है सब। और जैसे गोरी काइंद्रा में घुसता है, काइंद्रा में घुसने के बाद उसको पता चलता है कि मामला गंभीर है। इतना मारा था, इतना भयंकर मारा था कि आसपास ही नहीं रुके, वापस गजनी गए हैं। गांव में अक्सर जब किसी की लड़ाइयां होती है ना, तो तू में जब होती है, गाली गलौज जब होता है, तो कोई आदमी किसी को धमकी देता है कि भाई साहब हमारे से पंगा ले मत लेना, हमारे से लड़ाई की ना तो रास्ता बुला देंगे। क्या बुला देंगे? गोरी रास्ता भूल गया इस साइड का। गोरी कब आया है? 1100। इतना पीटा गोरी को इधर कि अगले 13 साल तो हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ देखने की। अगली बार आया 1191 में। कब आया? तब रास्ता पंजाब वाला है। रास्ता कौन है? ये हमारी एक महिला ने उस दिन बताया कि फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। हमारी एक महिला ने बताया कि कमजोर समझने की कोशिश है, इसलिए मैं उस बात को पुनः दोहराता हूं, हम वीरांगनाओं का देश है। किसका देश है? मुझे इस बात पर बड़ी आपत्ति रहती है कि हमने ये लिखना कैसे शुरू कर दिया कि महिलाएं शुरू से अबला रही है। इसको कैसे लिखा जा सकता है कि हमारी महिलाएं तो शुरू से अबला रही है? फिर वो इंग्लिश वाली कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अब लड़कियों ने सोचना ही शुरू कर दिया कि हम लाई हैं, अबला है, बेचारी है, तो बाद में खुद को फील होने लग जाता है, खुद वैसा ही समझने लग जाते हो कि हम अबला हैं। कितने कितने उदाहरण पड़े हैं। हमारी एक रानी तनिक विचलित नहीं होती है, उसके दिमाग में एक बार ऐसा नहीं आया कि टाबर छोटा है, पति मेरे है नहीं, कैसे लड़ूंगी, मेरी सेना कम है, मैं सरेंडर कर देती हूं, मैं भाग जाती हूं बेटे के लिए। नहीं, हम लड़ेंगे, हम गुजरात के बाहर जाके लड़ेंगे, हमारी सीमा पर लड़ेंगे, पड़ोसियों का सहयोग लेके लड़ेंगे। और रानी चतुर है इसलिए शासन संभालती है, रानी योद्धा है इसलिए खुद लड़ने के लिए आ गई, रानी रणनीति बनाने में माहिर है इसलिए पहाड़ों में लड़ती है, रानी संगठन निर्माता है इसलिए सबको इकट्ठा कर लेती है। एक महिला में इतने गुण और कहां पाते हैं आप? विडंबना देखिए कि इस नायिका देवी को हम तब तक नहीं जानते जब तक इतिहास की किताबें नहीं पढ़ते। इस नायिका देवी को हम तब तक नहीं जानते जब तक हम कंपटीशन की तैयारियां नहीं करते। नायिका देवी भारत के घर घर में पूजी जानी चाहिए। हमारे इतिहासकारों ने हमारा क्या क्या खाया है हम समझ ही नहीं सकते। अक्सर भारत में कहा जाता है कि हमें नेता ले डूबे, कि हमारे नेताओं ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, नेता भले आदमी है, पिछले 70 साल में नेताओं ने खूब विकास किया। आज जो कुछ विकास देख रहे हो नेताओं के कारण। ये हो सकता है उन्होंने कम प्रयास किए होंगे, पर जितने किए उनकी वजह से आज हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, सब कुछ भारत में अच्छा है। नेता अब वाले अच्छे हैं, पीछे वाले और अच्छे रहेंगे, आगे आने वाले और अच्छे नेता आएंगे। नेताओं ने कतई बर्बाद नहीं किया, हमारे देश को बर्बाद इतिहासकारों ने किया है। जिस देश के इतिहास को लोग खा जाते हैं, जिस देश के इतिहास के बारे में उसकी पीढ़ियों को पता नहीं होता, वो पीढ़ियां बर्बाद होती है। हमें काइंद्रा नहीं पढ़ते हम। अब कैसे हो सकता है कि भारत में रहे कोई आदमी काइंद्रा के बारे में जाने ना? तो मेरा किसी एक बैच में पहले कभी बताया था कि यार दर्द होता है इस काइंद्रा को पढ़ पढ़ के, कि यार काइंद्रा के बारे में कितनी बातें हैं, कितनी बातें की जा सकती थी, कितना लोगों को बताया जा सकता था, क्या मोटिवेशन मिलता उस काइंद्रा से, विदेशी आक्रमणकारियों को हमने क्या क्या दिखाया था, वो सब पता चलता है। वरना हमारी इतिहास की किताबें कहती है कि साहब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पे कब्जा कर लिया, और फिर 1192 में मोहम्मद गोरी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अरे 712 से 1192 के बीच में 500 साल हराया है।
500 साल जूझे हम यहां पर, 500 साल तक किसी बाहर वाले को अंदर नहीं आने दिया है, तुम उसका हिसाब क्यों नहीं देते? तुम डायरेक्ट या तो 712 बताते हो, उसके बाद 1192 पे आ जाते हो। 500 साल वो उधर से फूल थोड़ी बरसा रहे थे। हर साल हमला हुआ है। 365 दिन में एक दिन नहीं बीता जिस दिन हमला नहीं हुआ है। हम 365 दिन अगले 500 सालों तक लगातार लड़े हैं। हम लड़े थे इसलिए भारत की सीमाएं सुरक्षित थी, हम लड़े थे इसलिए आक्रमणकारियों को हमने भारत में घुसने नहीं दिया। हम एक सिंगल युद्ध हारे तराइन पूरे भारत पे कब्जा कर गए। वो फिर बताए देखिए भारत में आगे कौन कौन लड़े उनसे? क्या हमसे आगे राजस्थान क्रॉस करने के बाद बाकी राज्य नहीं थे क्या? किस किसने मुकाबला किया, किस किसने बाहर निकालने के प्रयास किए? लड़ने वाले केवल हम रहे थे। हम थे तब तक भारत सशंक था कि उसको किसी भी प्रकार की कोई यूं नहीं थी कि भाई डर होगा कोई नहीं होगा, वो निशंक रह रहा था एकदम। हम जिस दिन एक युद्ध हारे हैं, एक युद्ध हारते उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। दिल्ली पे कब्जा करने में अगले 50-60 साल बाद तो कन्याकुमारी थे तुम्हारे वो, तो हम विंध्याचल सब क्रॉस कर गए यार। तब तुम्हें किसी को नहीं लगा कि यहां पे रोकने वाला कौन होगा? ये रोकने वाला काम केवल और केवल हम कर रहे थे। काइंद्रा पढ़ा जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए। मैं किसी क्लास के अंदर किसी ने पढ़ाया होगा, टाबरों ने वीडियो कट करके लगा दिया हो, और मैंने कहा नायिका देवी के बारे में नहीं पता, तो इससे बुरा तो क्या होगा। अभी गुजराती भाषा में नायिका देवी पे मूवी रिलीज हुई है, गुजरात वाले बताते हैं, गुजरात वाले जानते हैं। पर नायिका देवी क्या केवल गुजरात की नायिका है? क्या गुजरातियों को जानना चाहिए नायिका देवी के बारे में, और किसी को नहीं जानना चाहिए? क्या नायिका देवी केवल उस दिन केवल गुजरात के लिए लड़ रही थी? यदि वो गुजरात के लिए लड़ रही थी, हमारे वाले राजा क्या कर रहे हैं वहां? इसका मतलब उनके दिमाग में एक थियरी है, उनके दिमाग में एक सिद्धांत है कि भारत एक देश है, इसमें अलग अलग हम कितने ही लड़े, लेकिन इस पर जब कोई हमला करेगा हम सारे लड़ने के लिए जाएंगे। ये थियरी जब बताई जाए बच्चों को तो उनके समझ में आए कि भारत 1947 में नहीं बनाया, भारत पुराना है। जो आके हर कोई इतिहासकार आके उस प्रकार की बकवास करके चला जाता है। देश की अवधारणा तो तुम्हारे 47 में आई थी, उससे पहले तुम्हारा देश तो था ही नहीं। यदि हमारा देश नहीं था तो वो बाजीराव, वो विगराज क्यों उस अटक से कटक की बात कर रहे हैं? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे, हम ईरान पे कब्जा करेंगे, हम मध्य एशिया पे कब्जा करेंगे। वो बार बार करे थे कि हम कहां से कहां तक रहेंगे। क्यों हमारे राजा वहीं पे इनको रोकना चाहते हैं? वो नहीं कह रहे ना कि कानपुर आने दो, कानपुर में रोक लेंगे। वहीं क्यों रोकना है इनको, उसी के पास क्यों रोकना है? क्योंकि देश है, क्योंकि देश की अवधारणा है। तो ये कोरी लफाजी के अलावा कुछ नहीं है जो बकवास कई सालों से सिखाई गई कि साहब ये भारत नाम का देश तो बाद में अंग्रेजों ने आगे बनाया था, उससे पहले भारत नाम की तो कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी। हाँ थे, आपस के अंदर लड़ा करते थे सारे साम्राज्य में, उन सारे साम्राज्यों में लड़ाइयां हुई, पर एक जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी एक चीज होती है कि नहीं ये वहां तक है, हमारा वहां तक है, वहां के उधर वाले लोग अलग, इधर वाले लोग अलग। और वैसे सिंपल सी बात है, उस समय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी, कल्चरल बाउंड्रीज थी। जहां तक आपकी कल्चर वो आपका देश, जहां से कल्चर चेंज वो देश आपका, कल्चरल बाउंड्री हमारी वहां तक हुआ करती। तो गुजराती में अभी कोई इन पे मूवी रिलीज हुई, तो वो कोई वीडियो या तो पहुंच गया होगा उनके पास या किसी ने बताया होगा। तो मुझे इस मूवी के प्रोड्यूसर का फोन आया, उसने कहा यार तेरा एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था और तू उसमें कह रहा है कि यार नायिका देवी के बारे में जानते नहीं। यार मैंने मूवी बनाई है और मैं चाहता हूं कि नायिका देवी के बारे में जाने। तो सर कौन सी भाषा में बनाई आपने? तो गुजराती में बनाई। तो फिर मैं वही लपड़ा, गुजराती में तो केवल कौन देखेंगे, गुजरात तो जानता ही है, गुजरात के तो फिर भी लोग जानते हैं नायिका देवी के बारे में। पर नायिका देवी गुजरात की नायिका नहीं है, नायिका देवी सबकी नायिका। नायिका देवी के बारे में सबको जानना चाहिए। मैं अक्सर बताता हूं, मैंने पाकिस्तान का एक वीडियो देखा था कई दिन पहले। उस पाकिस्तान वाले वीडियो के अंदर हिस्ट्री की कोई डिबेट हो रही है, और हिस्ट्री की डिबेट के अंदर दो इतिहासकार बैठे, एक एंकर बैठी है, 3-4 महिलाएं बिठा रखी है, महिला पुरुष 3-4 मतलब जनता बिठा रखी है। वो हिस्टोरियन जो है वो उस एंकर से पूछते हैं कि आज हम किस बात पे डिबेट करेंगे। वो एंकर कहती है कि आज हम डिबेट करेंगे मोहम्मद गोरी पर। किस पर करेंगे? मोहम्मद गोरी पर। तो इतिहासकार बड़ा राजी हो गया, आगे बढ़ता है और कहता है ओ मोहम्मद गोरी ओ बड़ा जंगजू बंदा सी, जंगजू युद्ध लड़ने वाला योद्धा, मोहम्मद गोरी बड़ा जंगजू बंदा सी। तो एंकर कहती है हाँ उसी मोहम्मद गोरी की आज हम बातचीत करेंगे, बताइए हमें मोहम्मद गोरी के बारे में क्या किया था उसने। तो वो वापस कहता है कि मोहम्मद गोरी उन्हें हिंदुस्तान से 2 बार अलग अलग रास्ते तो अटैक किया। एक बार गया सी खैबर दर्रे तो, दूसरी बार गया थी बुलंद दर्रे तो। अफगानिस्तान से जब इंडिया में घुसते हैं 2 दर्रे हैं, 2 पास हैं, एक बार एक पास उसका नाम है खैबर, एक बार एक पास उसका नाम है बुलंद। तो पहली बार वो खैबर दर्रे तो गया, उन्हें पाकिस्तान से सिंध से कब्जा गया, सिंध से अगे वो गुजरात गया। ते गुजरात से उस दिन एक रानी होंदी सी जिदा नाम सी नायिका देवी। ते नायिका देवी ने गोरी नु हरा था। मुझे लगा पाकिस्तान का इतिहासकार जानता है कि नायिका देवी ने गोरी को पीटा है, बहुत ढंग से पीटा है। ये और शर्मिंदगी की बात है कि हमारे इतिहासकारों ने नहीं पढ़ाया। फिर कोई कर देता नहीं सर इतिहास की किताब में लिखा हुआ है, क्या पर ये उसी प्रकार से लिखा हुआ जैसे लिखा जाना चाहिए? क्या हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हर कोई आदमी नहीं जानता? क्या इसी प्रकार से कायंद्रा नहीं बताया जाना चाहिए था? पर ये कायंद्रा यदि आप बताते हो तो कई मिथक तोड़ते हो, पर कई लोगों को अपनी उस आइडियोलॉजी को तोड़ना पसंद नहीं होता। क्योंकि कायंद्रा बताया जाए तो सबसे पहले ये मिथक टूटता है कि आपकी यहां की महिलाएं अबला थी, तब आपको कहना पड़ेगा साहब महिलाएं सबला थी। तब आपको ये मिथक टूटता है कि साहब हमारी महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार नहीं है तो एक रानी युद्ध करने कैसे आ गई अपनी रियासत से बाहर?
तब आपके फिर आप कहा जाता है कि साहब हमारी महिलाओं को तो दबाया गया था बेचारियों को, इसलिए उनको कुछ भी नहीं आता था। केंद्र पढ़ाया जाए तो बताना पड़े। साहब आता क्या नहीं था, उसने आसपास के राजाओं का संगठन बना लिया था। केंद्र पढ़ाया जाए तो बताना पड़ेगा साहब चार दीवारी के अंदर नहीं थी हमारी महिलाएं, चार दीवारी की बाहर थी। वो छापामार युद्ध करने जानती थी। वो युद्ध के मैदान कहां होगा इसका भी निर्णय लेती है वो, कि हम गुजरात में नहीं लड़ेंगे, हम केंद्र में। इनकी राजधानी थी पाटन। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? आप कभी अहमदाबाद के पास पाटन और आबू की दूरी नाप लेना कितनी है, बस से जाने में 3-4 घंटे लग जाए। वो उस समय वहां पर ऊंटों पे, घोड़ों पे, हाथियों पे बैठ के वहां पहुंचे होंगे कि नहीं यार यहां लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई की लोकेशन अपनी वो होनी चाहिए, वहां जाके लड़ाई करेंगे। तो खुलेंगे इनके पर्दे फास कई होंगे खूब धीरे धीरे। अभी थोड़े दिन पहले 2019 के आसपास में अपने उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर खुदाई हुई, सिनोली। उत्तर प्रदेश का गांव कौन सा है? सिनोली। सिनोली नाम के गांव के अंदर खुदाई होती है। उस खुदाई के अंदर पूरा एक गांव मिलता है, लोगों की लाशें मिलती है, कब्रें मिलती है लोगों की। एक कब्र के अंदर एक महिला की कब्र, एक महिला सो रही है, महिला की कब्र है, उसके पास तलवार रखी हुई है। क्या रखी हुई है? इसका मतलब वो सेनापति रही होगी कोई, और सेनापतियों को जब दफनाते तब उनके साथ हथियार रख दिया करते थे। 5000 बीसी की कब्र है वो। कब की है? 5000 तो बीसी, 2022 आ गया एडी, मतलब 5 और 2 7, 7000 साल पहले तो हमारी महिलाएं तलवार लेके चल रही थी। ये उन दिनों की बात है जब बाकी पूरी दुनिया केले के पत्ते बांध बांध के घूमती थी। तब तो महिलाएं सबला थी। उसके बाद में आपने अबला यदि किताबों के अंदर लिखना कर दिया तो बात दूसरी है। तो केंद्र तो कौन जीतता है? याद रहेगा? एक एक आदमी को आगे और बताओगे, आज जाके पकड़ पकड़ के बताना किधर आ रहे। लिखो। हाँ, पड़ोसी जाएंगे हमेशा। हाँ? उसके आसपास वालों से, बाकियों से पंगे चल रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात, पृथ्वीराज को ये लगा ही नहीं कि गौरी के खिलाफ साथ क्या हो सकता है। उसने तराइन के पहले में अकेले पीट पड़ दिया था। भाई तू साथ कब लेगा? जब तेरे को लगे अगला ताकतवर है। तुझे लगे मैं अकेला ही पीट दूंगा, तू तो खुद ही चाहेगा कि ना रे साइड में रो रहे। लिखो। लिखो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, नायिका देवी ने गौरी को हरा दिया था। नायिका देवी डिफीटेड गौरी। नायिका देवी ने गौरी को हरा दिया था। नायिका देवी डिफीटेड गौरी। नायिका देवी ने किसको हरा दिया? चलो इसे आगे पढ़ते हैं। इस धारावर्ष की ओर बात करते हैं। धारावर्ष की एक बात तो यह होगी कि धारावर्ष ने कौन से युद्ध में भाग लिया है? धारावर्ष के लिए कहते हैं कि धारावर्ष एक तीर चलाता तो 3 भैंसों को बीन देता। कितनी भैंसों को बीन देता? कि बहुत अच्छा धनुर्धारी था, एक तीर के अंदर कितनी भैंसों के अंदर से तीर निकल जाता? लिखो आप लाइन, फिर मैं और समझाता हूं थोड़ी बात। लिखो। धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बींद डालता था। धारावर्ष कुड पियर्स 3 बफेलोज विद 1 एरो। धारावर्ष कुड पियर्स 3 बफेलोज विद 1 एरो। धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बींद डालता था। एक तीर से 3 भैंसों को बींद डालता था। कुड पियर्स 3 बफेलोज विद 1 एरो। एक तीर से 3 भैंसों को बींद डालता था। कुड पियर्स 3 बफेलोज विद 1 एरो। अब हम कहते हैं हमें क्या पता यार, ऐसा करता था कि नहीं करता था? हमें कहां कहां से बातें पता चलती है? इसी से तीर लगा के लिखो, जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जानकारियां कहां कहां से मिलती है? अब इधर देखना, एक बार देख लो, बाद में पढ़ते हैं अपने। मैंने एक अभिलेख बताया था, आबू के पहाड़ पर एक मंदिर है अचलेश्वर, और अचलेश्वर में वहां का अभिलेख लगा, अचलेश्वर अभिलेख बताया था। तो अचलेश्वर किसका मंदिर है? शिव जी। कौन से किले के अंदर है? अचलगढ़। कौन से किले में? उस अचलगढ़ किले में अचलेश्वर महादेव के मंदिर से आप बाहर आते हो तब इस धारावर्ष की मूर्ति है। किसकी मूर्ति लगी हुई? ओपन ग्राउंड में धारावर्ष की मूर्ति लगी हुई है। उसमें धनुष लेके खड़ा, सामने 3 भैंसें खड़ी है, और तीनों भैंसों के अंदर से तीर निकला हुआ, तीनों में छेद हो रखा है। तो पूछा कि धारावर्ष की ऐसी मूर्ति कहां पर है? तो कहां पर है? अचलगढ़। कहां पर है? तो जानकारी एक तो कहां से मिलती है? अचलगढ़ में धारावर्ष की मूर्ति। सुनना एक बार, बाद में लिख लेना, स्टेच्यू ऑफ धारावर्ष इन अचलगढ़। धारावर्ष में अचलगढ़, सॉरी अचलगढ़ में धारावर्ष की क्या मिलती है? अच्छा, एक सिरोही के अंदर कोई एक मंदिर है, पाटनारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है? तो वहां से अभिलेख मिला, तो उस अभिलेख का नाम क्या हो गया? पाटनारायण अभिलेख। ये जो पाटनारायण अभिलेख है इसके अंदर लिखा हुआ है 1287 ईस्वी का अभिलेख है। कब का अभिलेख है? इसके अंदर लिखा हुआ एक तीर से कितनी भैंसों को बीन डालता था? तो कि धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बीन डालता था। ऐसी मूर्ति कहां पर है? अचलगढ़। ऐसा लिखा हुआ कहां पर है? समझ में आ गई बात? ऐसा कैसा उतार लें जैसे मैंने लिखा, स्टेच्यू ऑफ धारावर्ष इन अचलगढ़, स्टेच्यू ऑफ धारावर्ष इन अचलगढ़, और पाटनारायण इंस्क्रिप्शन सिरोही के अंदर, ये पाटनारायण अभिलेख।
पार्टनर इंस्क्रिप्शन कब का भाई? 1287। क्या जानकारी देता हमें कि धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बिंद डालता था। और दूसरा, उसकी मूर्ति कहां पर लगी हुई है? अचलगढ़। अचलगढ़ का किला कहां पर है? सिरोही। आबू के पहाड़ पर अचलगढ़ का किला है और उसमें धारावर्ष की मूर्ति। लगा लो सुनील, अब मूर्ति दिखाता हूं मैं, फोटो दिखाता हूं। एग्जैक्टली ऐसा कैसा फोटो है कि जिसमें एक तीर है और सामने कितनी भैंसें खड़ी है? 3। सही। ये धारावर्ष खड़ा है, हाथ में धनुष से देख लो, है ना? तो धनुर्धारी धारावर्ष। कौन सा धारावर्ष हो गया? हाथ में धनुष लिए हुए कौन खड़ा है? तरफ। सामने क्या खड़ी है आपके? तीनों में छेद है। ये थोड़ा एंगल सही नहीं है शायद इसका, दूसरे एंगल से यदि इसका फोटो देखा जाए तीनों छेद दिखाई देते हैं। क्यों? एक तीर मारता था तो कितने भैंसों के अंदर से निकल जाया करता था? अगले वाले में शायद या तो सीधा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है? ये मूर्ति आप कहां देख रहे हैं अभी? अचलगढ़ के किले में। कौन से में? तो आप कौन सा किला देखने जाएंगे? तो इन भैंसों पे चढ़ चढ़ के फोटो खिंचाएंगे। बैठ सकते हो आप इन भैंसों पे, है ना? भैंसों पे चढ़ के फोटो खिंचा के सेल्फी डालना बाद में कि वही मूर्ति है जिस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बिंद दिया करता था। फिर नीचे पूछना, बताइए अब मैं कौन से किले में खड़ा हूं? कौन से किले में खड़े हैं आप? अचलगढ़ किले में। किसकी मूर्ति देख रहे हैं? धारावर्ष की। वो एक तीर से कितनी भैंसों को बिंद दिया करता? देख लो, तीनों के छेद निकले, तीनों भैंसों को बिंद दिया करता। बात आई समझ में? चलो अगला लिखो, इसमें इसी में हेडिंग डालो, धारावर्ष के अंदर ही बिना राजा चेंज किए हेडिंग डालो, प्रहलादन देव। प्रहलादन देव, प्रहलादन देव। यह धारावर्ष का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। यह धारावर्ष का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। एक आदमी होता तब लिखते हैं यह, एक से ज्यादा होता तब लिखते हैं ये। यह धारावर्ष का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। इसने एक शहर बसाया था, इधर देखना, आप सुनना, प्रहलादनपुर। कौन सा शहर बचाया? प्रहलादन देव नाम है इसलिए शहर कौन सा बसा दिया इसने? प्रहलादनपुर। आजकल इसी को आप बोलते हो पालनपुर। क्या बोलते हो? सिरोही टच करते आप बाहर निकलोगे तो गुजरात का पहला जो सिटी आएगा उधर का बड़ा, वो कौन सा आएगा? ये पालनपुर नहीं है, इसका नाम क्या है? प्रहलादनपुर। क्योंकि कौन बसा के गया था? देख लो, इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड प्रहलादनपुर। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड प्रहलादनपुर। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की। ही फाउंडेड ए टाउन नेम्ड प्रहलादनपुर। प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की। कौन से नगर की स्थापना की? बहुत अच्छा लेखक हुआ, इसने एक नाटक लिखा, उस नाटक का नाम है पार्थ पराक्रम व्यायोग। क्या नाटक है बताओ देखे? क्या नाम दोबारा बताओ देखे? एक ही नाम है पूरा, क्या नाम है? क्या किसने लिखा? लिख लो। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था। ही रोट ए ड्रामा नेम्ड पार्थ पराक्रम व्यायोग। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था। ही रोट ए ड्रामा नेम्ड पार्थ पराक्रम व्यायोग। पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था। ही रोट ए ड्रामा नेम्ड पार्थ पराक्रम व्यायोग। कौन सा नाटक लिखा था? पार्थ पराक्रम। अब सुनो, तो इंदिरा युद्ध कब हुआ है? 1178, है ना? 1178 में अपने अजमेर का चौहान राजा कौन है? पृथ्वीराज। कौन है? तो आपने एक बात जो इन्होंने पूछी, इस बात को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, कायंद्रा युद्ध में पृथ्वीराज क्यों नहीं है? कायंद्रा युद्ध में केलन गया, कीर्तिपाल गया, धारावर्ष गया, लेकिन उसमें कौन नहीं गया? तो दो सिंपल से रीजन। एक तो भाई साथ देने के लिए अक्सर पड़ोसी जाएंगे, तो गुजरात के पड़ोसी कौन थे? जालोर, पाली, सिरोही, यही पड़ोसी पड़ेंगे, दिए गए थे। अजमेर थोड़ा दूर भी पड़ जाता था। फिर दूसरा रीजन, पृथ्वीराज तब टाबर है ना? और शुरुआत के दिनों में शासन कौन संभाल रही थी? उसकी माता कर्पूरी। तो इन अजमेर वालों लग रहा था अपने तो अपनी हालत ही नहीं संभल पा रही है, तो एक बार दूसरी जगह तो क्या ही जाना। फिर चौहानों और चालुक्यों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पंगे भी रहा ही करते थे। जब ये युद्ध वगैरह खत्म हो गए थे, उसके बाद में पृथ्वीराज आबू पे हमला करता है। जो पृथ्वीराज शक्तिशाली हो गया था, तब उसने कहां पर हमला किया था? आबू पर हमला किया था। उस आबू वाले हमले में नीचे जब युद्ध होता है उसमें तो आबू को हराता है, लेकिन बाद में पृथ्वीराज की सेना आबू पे कब्जा करने का प्रयास करती है। उस समय आबू को यदि कोई बचाता तो वो आदमी कौन था? तो कहते प्रहलादन देव वही योद्धा है जिसने पृथ्वीराज की सेना से अपने नगर की रक्षा कर ली थी। वो नगर कौन सा है?
आबू। कौन सा है? आबू। तो आबू की रक्षा करने वाला योद्धा कौन? किसके आक्रमण के समय? देखो, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय, ड्यूरिंग अटैक ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय, ड्यूरिंग अटैक ऑफ पृथ्वीराज चौहान, इसने आबू की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आबू। इसने किसने? प्रहलादन देव। इसने आबू की रक्षा की थी। तो प्रहलादन देव के बारे में 3 बात हुई। ये तो प्रहलादन देव ने कौन सा नगर बसाया? प्रहलादनपुर। कौन सा नाटक लिखा? पार्थ पराक्रम व्यायो। कौन सा नाटक लिखा? पार्थ पराक्रम व्यायो। और किसके आक्रमण के टाइम? कहां की रक्षा की? आबू की थे। तो कहां की रक्षा करेंगे? आबू। 4 पी है। बंदे का नाम प्रहलादन देव, नगर का नाम प्रहलादनपुर, नाटक का नाम पार्थ पराक्रम। किसके आक्रमण के टाइम? 4 पी। प्रहलादन देव, प्रहलादनपुर, पार्थ पराक्रम व्यायोग, पृथ्वीराज चौहान का अटैक। भाई किसके खिलाफ लड़ा? तो पृथ्वीराज चौहान की। किसकी रक्षा की? तो अपने नगर की रक्षा करेगा। नगर कौन सा है? याद रहेगी बात? अगला लिखो, सोम सिंह। अगला राजा लिखो। कौन है बताओ? देखे, सोम। अच्छा, इन आबू वाले परमारों के गुजरात वालों के रिलेशन तो अब ठीक हो रखे, आपस के अंदर एक दूसरे की सहायता कर ही रहे हैं ये लोग। इस समय गुजरात में 2 जैन मंत्री थे, जिन 2 जैन मंत्रियों के नाम थे वस्तुपाल और तेजपाल। क्या नाम थे? वस्तुपाल और तेज। अच्छा, विमल शाह के टाइम में गुजरात वालों ने यहां देलवाड़ा के अंदर एक मंदिर बनवा दिया था, आपका आदिनाथ। अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब जैन आते हैं देलवाड़ा। जब जैन आते तो इन वस्तुपाल और तेजपाल को लगा कि यार अपने भी एक मंदिर बनवाते हैं। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर यहां पर एक मंदिर बनवाया जैनों का। उस मंदिर का नाम है नेमिनाथ। क्या नाम है? जैनों के जो 24 भगवान हुए उनमें एक भगवान जी का नाम क्या है? तो वस्तुपाल और तेजपाल 2 जैन मंत्री है, गुजरात के जैन मंत्री है, देलवाड़ा में मंदिर बनवा रहे हैं, जिस मंदिर का नाम क्या है? यह मंदिर तेजपाल के बेटे की याद में बनवाया गया। तेजपाल का बेटा था लूण सिंह। क्या नाम था? लूण सिंह की याद में बनवाया गया, इसलिए इस मंदिर का नाम था लूण वसई। क्या नाम था? मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं किसके नाम के वसई क्यों लग गया। जैनों के मंदिर क्या है? वसई। लूण सिंह की याद में वसई बन रही, इसलिए नाम क्या है? कौन से भगवान जी का? किसकी याद में? इसलिए क्या कहा जाता है? किसने बनवाया? वस्तुपाल और तेजपाल। 2 मंत्री है गुजरात के, 2 मंत्री है जैन है। दोनों मंत्री थे तो बिजी रहते होंगे, इनके पास तो क्या ही टाइम रहता होगा। तो इन्होंने अपनी पत्नियों को कहा भाई तुम देख लो ये मामला इधर वाला, हमसे नहीं संभाले जाएंगे। इस वस्तुपाल की पत्नी थी, इसका नाम था सुहड़ा देवी। क्या नाम था? तेजपाल की पत्नी थी, उसका नाम था अनुपमा देवी। क्या नाम था? तो ये मंदिर का निर्माण कार्य किसकी देखरेख में होता है? सुहड़ा देवी और अनुपमा। इसलिए बोलते हैं देवरानी जेठानी का मंदिर। क्या बोलते हैं? देवरानी जेठानी का मंदिर। तो पल्ले पड़ा कि देवरानी जेठानी का मंदिर क्यों कहा जाए इसको? क्योंकि देवरानी जेठानी संभाल रही थी। मैं फिर कहता हूं, महिलाएं हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा गई, आदमियों में लखन कम थे। इन किताबों की बकवास मना मत करो, और इनको देख के लड़के घबराया मत करो। खुद को यूं फील नहीं होना चाहिए अबला है, सब नायिका देवी बन के रहा करो। तो नजदीक आए तो कूटा करो, पकड़ के कायंद्रा बना दिया करो किसी का ही। लिखो, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने, वस्तुपाल एंड तेजपाल, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्ट नेमिनाथ टेम्पल एट देलवाड़ा। देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्ट नेमिनाथ टेम्पल एट देलवाड़ा। देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्ट नेमिनाथ टेम्पल एट देलवाड़ा। इसे लूण वसही भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूण वसही। इसे लूण वसही भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूण वसही। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पल ऑफ देवरानी जेठानी। इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। कि भाई उनकी देखरेख में बनाओ। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पल ऑफ देवरानी जेठानी। चलो अगला राजा लिखो। तो देलवाड़ा में 2 मंदिर पढ़ लिया आपने, बताओ कौन कौन से? एक तो आदिनाथ, और दूसरा कौन सा? कौन सा? नहीं, अगला राजा लिखो, प्रताप सिंह। कौन राजा? अच्छा, आबू का प्रताप सिंह कहीं नाम आया था क्या पहले? रणथंभौर के हमीर ने अपने आसपास के कई राजाओं को हराया, जिन्हें मेवाड़ का समर सिंह और आबू का प्रताप सिंह। पढ़ा था ना? ये वही प्रताप सिंह है। तो ये प्रताप सिंह हमीर से तो हारा है। किसे हारा है? लेकिन सिरोही की बाउंड्री लगा करती तब मेवाड़ से किसे लगती थी? और मेवाड़ का इन दिनों में राजा था जत्र सिंह। मेवाड़ का राजा कौन है? और आबू का राजा कौन है? इसने इधर मेवाड़ की तरफ हमला किया, और मेवाड़ वालों से इसने एक जगह छीनी थी। वो जगह आपकी चंद्रावती है। वो जगह कौन सी है?
तो पहले परमारों के पास आबू था और चंद्रावती किसके पास में हुआ करती थी? मेवाड़ वालों के पास। लेकिन आबू का एक परमार राजा मेवाड़ वालों से चंद्रावती छीन लेता है। वो राजा कौन है आपका? प्रताप सिंह। मेवाड़ के कौन से राजा छीन लेता है? जयतर सिंह। अब इसके बाद आबू के परमारों के पास दोनों जगह हो गई, आबू भी हो गई, उनके पास क्या हो गई? चंद्रावती। फिर बाद में लुम्बा देवड़ा इन परमारों से दोनों छीनता है। समझ में आई? जुड़ी ना चीजें आपस में, लिख लो। इसने मेवाड़ के जत्र सिंह से चंद्रावती को छीन लिया था। He snatched चंद्रावती फ्रॉम जत्री सिंह ऑफ मेवाड़। इसने मेवाड़ के जत्री सिंह से चंद्रावती को छीन लिया था। He snatched चंद्रावती फ्रॉम जत्री सिंह ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जत्री सिंह से चंद्रावती को छीन लिया था। He snatched चंद्रावती फ्रॉम जत्री सिंह ऑफ मेवाड़। अगला राजा लिख लो, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। अगला राजा कौन है? विक्रम सिंह के टाइम से इन लोगों ने दो उपाधियां धारण करनी शुरू की। इससे पहले वाले राजाओं को ज्यादा उपाधियां नहीं मिलती। इस टाइम से इन्होंने दो उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी, रावल और महारावल। कौन सी उपाधियां लगने लगे? तो दो बातें कि तो आबू के परमार कौन सी उपाधियां लगाते थे? रावल और महारावल। कौन से राजा के बाद उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी? लिख लो। आबू के परमार, यहां से आबू के परमार राजा रावल व महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार किंग्स ऑफ आबू एडॉप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमार राजा रावल व महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार किंग्स ऑफ आबू एडॉप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमार राजा रावल व महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार किंग्स ऑफ आबू एडॉप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल फ्रॉम हियर। आबू के परमार राजा रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। पर परमारों का राज बाद में ज्यादा लंबे टाइम तक रह नहीं पाया। ये मान लो आबू वाले परमार है और इधर आबू के इस साइड के अंदर आ गया आपका जालोर। कौन सा आ गया? और जालोर के अंदर आ गया आपके सोनगरा। जालोर में कौन आ गए? सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहानों ने अब इधर आबू की तरफ अटैक करने शुरू की और आबू की तरफ अटैक करने शुरू किया। तो आबू का जो पश्चिमी भाग था ये सोनगरे दबा गए थे। आबू का जो परमार राज्य था उसका जो पश्चिमी भाग था किसने दबा लिया था? सोनगरा चौहानों ने। बाद में आबू वाले परमारों का राज्य छोटा हो गया, इनके पास केवल कौन सा भाग बचा? पूर्वी। और कमजोर हो गए और कमजोर ही पड़े थे। लुम्बा देवड़ा जाके पूर्वी भाग भी दबा लेता है। तो आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पे तो कब्जा कर लिया था जालोर के सोनगरों ने, और पूर्वी भाग बाद में किसने दबा लिया था? सिरोही के देवड़ाओं या लुम्बा देवड़ा ने दबा लिया। और आबू वाला परमार राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त। है बात समझ? लिखो नीचे इसी में लाइन छोड़ के कालांतर में लेटर ऑन जालोर के सोनगरा चौहानों ने, सोनगरा चौहान सब जालोर, जालोर के सोनगरा चौहानों ने, सोनगरा चौहान सब जालोर, जालोर के सोनगरा चौहानों ने, सोनगरा चौहान सब जालोर आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया था। कैप्चर्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ परमार स्टेट ऑफ आबू। आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ परमार स्टेट ऑफ आबू। आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ परमार स्टेट ऑफ आबू। आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। कौन से भाग पर अधिकार कर लिया? अब नया लिखो अपने मालवा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मालवा। वापस याद करना उस बात को कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना? तो वैसे दिमाग में आता है यार मालवा तो मध्य प्रदेश में, मालवादी मध्य प्रदेश में, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों ढोए इसको अब? पर हम कहते हैं कि टोड कह के गया कि राजस्थान का मतलब क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको क्या मान लिया जाए? राजस्थान। पर फिर भी हम अब मालवा की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम मालवा की उतनी हिस्ट्री पढ़ते हैं जो अपने राजस्थान में काम आती है, जो राजस्थान से लिंक करती है वो तो पढ़ लेते हैं। बाकी हम कहते हैं अब तो आता नहीं ना, अब फिर उनके मध्य प्रदेश वाले जीके में क्या पूछेंगे? यदि हमने पूछनी शुरू कर दी मालवा की तो मध्य प्रदेश वाले बेरोजगार हो जाएंगे बापड़े। उनको भी तो पूछने दो कुछ, उनको भी तो करने दो। हम मध्य प्रदेश वालों ने ये किया था, भले वो मध्य प्रदेश में नहीं था, तब मध्य प्रदेश नाम की चीज ही नहीं थी, उसको क्या बोला करते थे? राजस्थान। पर हमने कहा यार कोई बात नहीं, उनको भी पढ़ लेने दिया जाए। तो मालवा में भी कौन सा वंश था? अपना परमार। और मालवा वाले परमार भी आबू से गए थे, क्योंकि सारे परमारों का उत्पत्ति स्थल ही कौन सा है? लिख लो। मालवा में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मालवा। मालवा में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मालवा। मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थल भी आबू था। आबू वाज आल्सो ओरिजिन पैलेस ऑफ परमार्स ऑफ मालवा। मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थल भी आबू था। आबू वाज आल्सो ओरिजिन पैलेस ऑफ परमार्स ऑफ मालवा। मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थल भी आबू था। अच्छा, एक दिन मैंने ये बात बताई थी कि इस इलाके को मालवा क्यों कहते हैं? नहीं बताया? क्यों कहते हैं? चलो तो आप बता दो लो।
एक तो मालवा मतलब राजस्थान के टच होता हुआ जो मध्य प्रदेश है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे अपने अलग अलग इलाके है ना, जैसे अपने वागड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, वैसे मध्य प्रदेश का एक इलाका उसको क्या बोलते हैं? मालवा। बेसिकली 4-5 डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये वाला जो इनका इलाका पड़ता है, इस इलाके को ये लोग क्या बोलते हैं? मालवा। मालवा क्यों कहते हैं इसको, ये बताओ देखिए। है फर्टाइल लैंड है, मतलब कहीं भी फर्टाइल लैंड हो तो उसको आप मालवा कर दोगे? फिर तो साउथ इंडिया में खूब सारी फर्टाइल लैंड है, मालवा क्यों नहीं है वो? फिर तो गंगानगर को मालवा कहा जाए। हाँ, एग्जैक्टली फर्टाइल और हरा भरा एक ही होता है। उन्होंने जो इंग्लिश में कहा है उसको हिंदी में कहा है, मतलब जहां हरियाली है तो उसको मालवा कहता है। मतलब हमारे खेत में हरियाली हो रखी हो, हाँ, ट्रेड रूट पे, जो ट्रेड रूट पे होते हैं वो मालवे होते हैं। फिर जैसलमेर मालवा क्यों नहीं? मालवा, एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूं, मालवा के पठार का नाम मालवा का पठारी क्यों है? उस जगह का नाम मालवा इसलिए पठार का नाम मालवा का पठार, वरना सालवा, कालवा, पालवा भी हो सकता है। माल माल यानी पहाड़। हाँ, ये दिमाग लगाया नहीं, पर ये उत्तर नहीं है। अब बताओ देखे, हाँ, ज्यादा हाइट पे होता है तो हाइट पे मैं लंबा हूं, मेरे को मालवा का देगा कि मालवा सर आ गए, मालवा सर। मालवा क्यों आ गए? लंबे आना सर, देखो हाँ पीछे। हाँ, मालवी प्रजाति के घोड़े पाए जाते हैं, यही तो सवाल है कि उस जगह का नाम है मालवा। उस जगह का नाम क्या है? मालवा, इसलिए वहां पे घोड़े होंगे मालवा, वहां की भाषा होगी मालवा, वहां का पहाड़ होगा मालवा। पर सवाल ये मालवा ही क्यों है? बाकी चीज तो उसके आगे है। हाँ, क्या ज्यादा? नदियां ज्यादा उस चीज को मालवा कहते हैं। हाँ, पानी ज्यादा है तो पानी को माल कब कहते हैं? हाँ, तू घर पे पानी पी रहा, तू कहता मालवा पी रहा हूं आज तो। सुनिए बात, सुनिए तो क्या नहीं मारने अपने ऐसे। पंजाब में किसी टाइम में एक जाति रहती थी मालव। कौन सी जाति रहती? कहां पे? पंजाब में मालव नाम की एक जाति रहा करती थी। सिकंदर के हमलों के टाइम हार गई। किसके हमलों के टाइम? सिकंदर का नाम सुना? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने जब हमले किए साइड के अंदर तो मालव हार गए वहां से। तो मालव वो हार जाते हैं इलाका, तब वो पंजाब छोड़ के बस जाते हैं मध्य प्रदेश। पंजाब छोड़ के कहां बस जाते हैं? जहां जहां मालव रहे वो सब जगह मालवा है, इसलिए मालवा पंजाब में है। मालवा कहां पर है? जालंधर वाला पूरा इलाका मालवा कहलाता है। मालवा मध्य प्रदेश में। वो मालव आके बसे अपने टोंक, इसलिए टोंक मालवा है। हमने थोड़ा सा नाम चेंज कर लिया, हमने कहा हमारा मालव जनपद था। सेम बात है यार, क्या चेंज है उसके अंदर? जहां जहां पे मालव रहे वो जगह कौन सी है? इसलिए कभी पंजाबी गाने सुनो, उनके अंदर ध्यान देना कभी कि पंजाब जैसे अपने था हाड़ौती, वागड़, मारवाड़, मेवाड़, वैसे पंजाब में लगे इलाके। पंजाब में जलंधर के पास वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं मालवा। किसी इलाके को वहां पे बोलते हैं माझा, किसी इलाके को वहां पे बोलते हैं दोआबा। तो वहां पे गानों में आप सुनोगे कि मालवे दा मुंडा ते मज दी कुड़ी। तो मालवे दा मुंडा, फिर पंजाब में मालवा कौन सा आ गया? वे लोग जो मालव जाति के थे वो जहां जहां रहे उसको क्या बोलते हैं? घोड़ों। मालवी नस्ल के घोड़े थे वहां। तो पहले मालव नाम की एक जाति है, मालव जाति के नाम पे उसका नाम क्या है? अब उसका नाम मालवा है तो वहां सब कुछ मालवा पे होगा। अब वहां पे पठार होगा तो मालवा का पठार, वहां पे घोड़े होंगे तो मालवा की घोड़े, वहां की भाषा होगी तो मालवा की भाषा, तो मालवी मालवी का, तो वहां पे मेला लगेगा तो मालवा का मेला। पर पहले वो नाम क्यों, वही नाम क्यों वहां पे? तो मालव जाति होती है। मालव क्या है? और मालव जाति जहां जा रही। हाँ, अबू का नाम अबू क्यों पड़ा? हाँ ये तो यार ध्यान नहीं दिया, सॉरी शक्तिमान। इसने कहा अब बता तू, बहुत देर होगी मालवा मालवा करते, सबकी बेइज्जतियां कर रहा है। तू बता दे कि अबू का नाम अबू क्यों है? ये तो ध्यान नहीं दिया यार मैंने, कभी देख के बताऊंगा तेरे को, है ना? तू अबू का है? ये परमार है? तो आज देख मैंने इतना तो बता देना, परमार क्यों है तेरा नाम? परमार तेरा बता दिया यार, कल अबू बता दूंगा। है इसे बेइज्जती ना मानी जाए। चल ठीक है। तो मालवा में कौन से वंश का शासन था? परमार। और मालवा वाले परमारों का उत्पत्ति स्थल भी कौन सा? अच्छा, मालवा वाले परमारों की राजधानी थी धारानगरी। कौन सी थी? धार, जिसको आप धार बोलते हो ना। बीच में कुछ दिन तक राजधानी बनाई इन्होंने उज्जैन। कौन सी बनाई? और फिर वापस राजधानी को ले गए धारानगरी। कहां पे ले गए? तो राजधानी कौन कौन सी बताओ देखे। धारानगरी, थोड़े टाइम के लिए उज्जैन, बाद में कहां पे? लिख लो राजधानी और बराबर ऐसा कैसा लिख लो, धारानगरी, उज्जैन, धारानगरी राजधानियां, कैपिटल्स। क्या नाम बताओ देखे। धारानगरी, उज्जैन, और तीनों मध्य प्रदेश में देख लो जगह। धार मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन भी कहां पड़ता है आपका? एक एक राजा लिख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। कृष्ण राज,
क्या नाम है? बड़ा जो राजा, आपने उनके बारे में पढ़ लेंगे मालवा में, जो थोड़े बड़े राजा है जिनके राजस्थान से लिंक है, जो केवल उधर ही रह गए, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। कृष्णराज, इसका एक नाम और मिलता, आपने कई जगह इसका नाम कृष्णराज नहीं मिलता, इसका नाम मिलता उपेंद्र। लिख लो अन्य नाम, अदर नेम, उपेंद्र। कृष्णराज का एक और नाम क्या है? उपेंद्र। दोनों नाम भले अंधे को अच्छे नाम, कृष्णराज कितना अच्छा नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है। उपेंद्र आजकल का नाम लगता है यार, एकदम मॉडर्न नाम रख लिया। भगवान जाने इसने ऐसा क्यों किया। इसके बेटे का नाम था डंबर सिंह। क्या नाम था? तो उसने कहा तेरे कम आते हैं नंबर, आज से तू डंबर। तो ये डंबर सिंह जो था, ये अपने पढ़ा हमने कि आबू मालवा वागड़, वागड़ में परमार राज्य था। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? अपने काम की बात है, वागड़ अपने राजस्थान का, तो कि भाई मालवा का कौन सा परमार अपने वागड़ आ गया था, तो कौन सा परमार था? इसने कहा ऐसा नाम रखा, रहूंगा ही नहीं आपके साथ। देखो इसके बेटे डंबर सिंह ने, हितसन डंबर सिंह, बापू खुद के नाम इतने भले रख लिए, हमारे नाम के लिए हानिकारक है तुम। इसके बेटे डंबर सिंह ने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। हितसन डंबर सिंह फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। इसके बेटे डंबर सिंह ने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी, फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी, फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। चलो बाकी कल पढ़े, याद करके ना सारी बात।